on stage the leaders who are part of governing this country in a leaders conclave. ये लीडर्स कॉन्क्लेव है जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरह राजनीतिक इच्छा और राजनीतिक इच्छा शक्ति की क्या अहमियत है हिंदुस्तान में स्मार्ट सिटीज क्रिएट करने के लिए। तो इस सेशन में हमारे साथ देश भर से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज के मेयर्स यहाँ पे आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आग्रह करूंगा कल्याण डोंबिवली के मेयर श्री राजेंद्र देवलकर से कि मंच पे आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। तालियों के साथ हमारे मेयर साहब का स्वागत किया जाए। उसके बाद मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं उन मेयर से जो खुद स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी के मेयर हैं। हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट फ्रॉम वाराणसी, मैं आग्रह करता हूं श्री राम गोपाल मोहल्ले जी से, मेयर ऑफ बनारस, वाराणसी के मेयर श्री मोहल्ले जी प्लीज आए, अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार तालियां हो जाएं प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी के मेयर श्री मोहल्ले जी के लिए। मेयर ऑफ थाने श्री संजय मोरे, मैं सर से आग्रह करता हूं सर अपना मंच पे आकर स्थान ग्रहण करें। एक बार तालियों के साथ मेयर थाने का स्वागत किया जाए। हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़ उसको कहा जाएगा, मैं माफी चाहता हूं, और छत्तीसगढ़ की राजधानी, वहां के मुख्यमंत्री के बहुत ही अच्छे राजधानी से जो मेयर हमारे साथ आए हैं श्री प्रमोद दुबे जी, रायपुर के मेयर हमारे बीच में है। एक बार तालियों के साथ प्रमोद दुबे जी का स्वागत किया जाए। सर आप मंच पे आए। और हमारे साथ दो लीडर्स और हैं जिन्होंने वाकई में कल्याण डोंबिवली के लिए बहुत काम किया है, बहुत उनका योगदान है। मैं रमेश म्हात्रे जी को इनवाइट करता हूं, एक्स चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ केडीएमसी, कि सर आप मंच पे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं रमेश जाधव जी से मंच पे आने का आग्रह करूंगा, जो कि एक्स मेयर हैं केडीएमसी के। जाधव जी हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। He'll be joining us shortly. Jadhav ji will also joining us shortly. He is the ex-mayor of KDMC. तो अब मैं सबसे पहले तो पुष्पगुच्छ से स्वागत करने के लिए आग्रह करूंगा आदरणीय मेयर ऑफ कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कि पुष्पगुच्छ भेंट कर हमारे सभी लीडर्स का स्वागत करें। शुरुआत करें स्वयं प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी वाराणसी के मेयर श्री राम गोपाल मोहल्ले जी के स्वागत के साथ। तालियों के साथ स्वागत किया। श्री प्रमोद दुबे, रायपुर के जो मेयर हमारे बीच मौजूद हैं, उनका कृपया आप पुष्पगुच्छ प्रदान करके स्वागत करें। मेयर ऑफ थाने श्री संजय मोरे जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। उसके बाद श्री रमेश म्हात्रे, एक्स चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ कल्याण, का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। श्री रमेश जाधव, एक्स मेयर ऑफ केडीएमसी, अभी हमारे बीच में आने वाले हैं, उनका स्वागत करें। सर अब मैं केडीएमसी मेयर श्री राजेंद्र देवलकर जी से आग्रह करूंगा कि एक वेलकम करें हमारे सभी लीडर्स का। तालियों के साथ एक बार। सबसे पहले एलेट्स, ये जो 2 दिन की स्मार्ट सिटी परिषद का आयोजन यहाँ पे कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की सहकार से इन्होंने जो किया है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपकी वजह से देश के सारे कोने कोने से
काफ़ी IAS ऑफिसर्स, काफ़ी मेयर्स यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे कमिश्नर ई रविंदर, उनकी सभी टीम, और मैं एज अ मेयर ऑफ KDMC और हमारे सारे मान्यवर पदाधिकारी, एक डिप्टी मेयर है, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, एक चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी और सब लीडर्स, सभी ने स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव को आयोजन करने का निर्णय किया। मैंने कल के मेरे स्पीच में बताया कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने देश के जो सभी बड़े शहर हैं, बढ़ती हुई लोक संख्या की वजह से इस शहरों की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है और इसलिए उनको स्मार्ट बनाने का निर्णय उन्होंने लिया। तो इसी में अपना महत्वपूर्ण रोल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने निभाया है। और हालांकि ठाणे डिस्ट्रिक्ट में हमारे 7 डबल म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, तो ज़्यादा म्यूनसिपैलिटी होने की वजह से ज़्यादा शहर यहाँ पे हैं, तो हमारे ठाणे डिस्ट्रिक्ट के ज़्यादा शहर स्मार्ट सिटी बन जाए, इसका इसीलिए हमें बहुत सारा मार्गदर्शन हमारे एकनाथ शिंदे जी उनका मिल रहा है। आज का जो टॉपिक है, आज के विषय में सभी मेयर्स का, मेयर फ्रॉम वाराणसी श्रीयुक्त राम गोपाल मोइले जी, मेयर फ्रॉम रायपुर श्रीयुक्त दुबे जी, हमारे मित्र और हमारे नज़दीकी शहर के हमारे नेबर शहर जिसको बोलते ठाणा, इनके मेयर मेरे मित्र संजय जी मोरे साहब, हमारे एक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रमेश जी म्हात्रे, एक्स मेयर रमेश यादव, आप सबका यहाँ पर स्वागत है। हमारे आज के इस चर्चा सत्र में अपना विषय है सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल विल फॉर डेवलपिंग स्मार्ट सिटीज। पॉलिटिकल विल, राजनीतिक लोगों की इच्छा स्मार्ट सिटी डेवलप करने में क्या है, मतलब महत्वपूर्ण रोल उनका है। किस तरह से हम इस चीज़ को स्मार्ट सिटी जो कॉन्क्लेव है, स्मार्ट सिटी का जो निर्णय है उसको आगे बढ़ाए, इस बातें हमें चर्चा यहाँ पे करनी है। तो मैं सबसे पहले हमारे राम गोपाल मोइले जी, जो कि खुद प्रधानमंत्री के मतदार संघ से मेयर है, तो बहुत निश्चित रूप से आपका बहुत बड़ा योगदान और महत्व आपको है। इसके लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपना विचार हमारे सबके सामने रखें। आज इस स्मार्ट सिटी समिट के प्रेसाइड कर रहे मीटिंग राजेंद्र, यहाँ के मेयर राजेंद्र नेवलकर जी, रायपुर से पधारे वहाँ के महापौर प्रमोद दुबे जी, संजय मोरे जी, जादव जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण। स्मार्ट सिटी का मतलब तरह तरह की लोग धारणाएं बना रहे हैं। वर्तमान समय में स्मार्ट सिटी क्यों जरूरी है? स्मार्ट सिटी मतलब कि वाशिंगटन और शिकागो बनाना नहीं, कि इस देश के अंदर हम कोई शिकागो और हाई राइज बिल्डिंग बनाना है। मॉडर्नाइजेशन और मॉडिफिकेशन, पुरानी चीजों को, हेरिटेज को प्रिजर्व करते हुए उनका आधुनिकीकरण करना, जो हमारी मौलिकता है, जैसे कल्याण की जो मौलिकता है उसको हम कैसे जीवंत करें, उनका कैसे, और दूसरा आधुनिकीकरण भी जो विदेशी तमाम देशों में हो रहा है उनका भी लोगों को अनुभव प्राप्त हो। तो ये सोच थी, क्योंकि देश के अंदर बहुत दिनों से, अब सॉलिड वेस्ट को आप ले लीजिए, जो वर्तमान इसमें लाइबिलिटी है देश की, 67 साल हो गए सॉलिड वेस्ट को हम डंपिंग कर रहे हैं। इस देश में किसी ने सोचा नहीं, विदेशों में ये रिसोर्सेज हो गया। आज 2 साल से सारी देश की जो बड़ी कंपनियां भी हैं, जो व्यापार करने आई हैं, वो भी सॉलिड वेस्ट को रिसोर्स मान पे उस पर रिसर्च कर रही हैं। अभी एक थीम पे नहीं पहुंच पाए, कहीं बायोगैस, कहीं पंपोस, लेकिन आज एक मूवमेंट चला, क्योंकि देश के अंदर जब महात्मा गांधी का 2 सपना था, क्लीन इंडिया, क्विट इंडिया।
कि अंग्रेज भारत छोड़े, और दूसरा सपना था स्वच्छ भारत। और स्वच्छता इसलिए जरूरी थी, गांधी जी को मालूम था कि देश के अंदर स्वच्छता गरीबों के लिए जरूरी है, कि जो बीमारी है वो गंदगी से आती है। तो इसलिए उन्होंने 1916 में जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, हम लोग तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन जो उनकी किताबें मैंने पढ़ी, महामना जी ने उनको बुलाया तो उन्होंने अपने भाषण में जो बात कही, वो विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने गए तो उनको गंदगी मिली, तो उन्होंने उस स्थापना फाउंडेशन डे को उन्होंने स्वच्छता पे ही बोला। तो क्लीन इंडिया उसको इसलिए लगता था कि स्वच्छ भारत रहेगा तो वर्तमान समय में जो बीमारियां हैं, गरीब जो एक कमरे में 20 आदमी रहता है, एक शौच में 20 आदमी इस्तेमाल करता है, तो उसको अगर स्वच्छता बीमारी नहीं, क्योंकि बीमारी का स्वच्छता का सबसे बड़ा असर गरीब आदमी पर पड़ता है। अगर किसी गरीब आदमी के घर कोई बीमार पड़ जाता है, अगर उसको डॉक्टर ने बता दिया कि उसके लड़के का ऑपरेशन चाहे उसकी जांच करानी है, तो वो अपने पेट काट कर लड़के को बचाने की कोशिश करता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्वे है उसमें 7,000 रुपीज पर जो है पर्सन खर्चा हो रहा है। अगर स्वच्छता होगी तो वो बीमारी से बचे। गंदगी सबसे बड़ी बीमारी का जड़ है। 1948 से लेकर 2014 तक इस देश के अंदर 2 अक्टूबर सिर्फ एक औपचारिकता रह गई थी। अधिकारी से लेकर सरकारी दफ्तरों तक गांधी जी के पुतले पर माला चढ़ाकर, गांधी की स्टैच्यू पर माला चढ़ाकर संकल्प लेना, बाद में वीकेंड बन गया। अगर शुक्रवार को हो गया तो शनि रविवार को, लेकिन 2 अक्टूबर मुझे गर्व भी है, काशी का सांसद और इस देश का प्रधानमंत्री, उसने एक मिशन चलाया। और यह मिशन आज का नहीं है। 2012 में मैं मेयर बना, और अगर शायद प्रमोद दुबे जी नहीं गए थे, इनके पहले की मेयर गई थी। नरेंद्र भाई मोदी को सपना भी नहीं था मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। उन्होंने कहा कि हम, गांधी जी का 2 सपना था, क्लीन इंडिया, क्विट इंडिया। क्या हम सब यहां पे पूरे हिंदुस्तान के मेयर आए हुए, हिंदुस्तान के चेयरमैन आए हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर आए हैं, क्या हम संकल्प ले सकते हैं कि गांधी जी का जो दूसरा सपना था क्लीन इंडिया का, 2019 में जब गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी, क्या उस 2019 के सपने को हम पूरा कर सकते हैं? यह हमको संकल्प लेना चाहिए। और 2012 में नरेंद्र भाई मोदी का देश के अंदर, चाहे अपने अंदर, यह ख्वाब नहीं था कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन एक विजन था, एक समर्पण था देश के प्रति, एक समर्पण भाव था, और गरीब आदमियों, देश की जनता को स्वाभिमान और स्वावलंबन बनाना था। और दूसरी बात उन्होंने कही कि 2022 में आजादी का 75 वर्ष होगा, क्या हम संकल्प लें? क्योंकि देश में अब गांव और शहर में बहुत अंतर नहीं रह गया, और शहर से ही हर चीजें गांव की ओर जा रही। अगर गांव में रहने लगती, उसका 80% लोगों का समय शहर में बीतता है, चाहे वो स्कूल का मामला हो चाहे कोई मामला हो। अगर 2022 में हम सब संकल्प लें, 75 वर्ष आजादी के पूरे हो जाएंगे। हम एक संकल्प लें कि हर गांव को बिजली, हर गांव को सड़क, और हर बेरोजगार नौजवान के हाथ में रोजगार। यह 2012 का विजन था, और आप सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है, 2014 के पहले इस देश का कहीं ना कहीं नागरिक अपने आप को भुलावे में था कि हम, ये देश कहां जाएगा, वर्तमान समय में देश कहां जाएगा। विदेश में रहने वाला भारतीय कहीं ना कहीं अपने को भारत की कहने में गर्व महसूस नहीं, शर्म महसूस करता था। लेकिन 2014 के बाद उस व्यक्ति ने 2012 की पारी वहीं से शुरू की। मैं विषय पे भी आऊंगा, स्मार्ट सिटी पर भी, बनारस क्योंकि बहुत ही दुनिया की आकर्षण नगरी है, लेकिन मैं विषय इसलिए लेता हूं कि जो भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें हमारा फॉलोअप क्या है, हमारा समर्पण क्या है। 2 मिनट का प्रेजेंटेशन दिखा देना,
2 मिनट। इंप्लीमेशन क्या है? हमने लैपटॉप पे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन कर दिया, लेकिन एग्जीक्यूट कर पाएंगे क्या? हमने क्या जो स्मार्ट सिटी के बारे में कल्पना की है, क्या वहां के हम लैंड एक्विजिशन कर पाएंगे? कि आप लैपटॉप पे दिखा सकते हो, ऐप के माध्यम से आपने कौन से फॉलो अप करने के लिए संसाधन इस्तेमाल किए? क्योंकि संसाधन की कमी है। पुलिस भी हर जगह नहीं पहुंच सकती, मात्र हमने अच्छा दिखाया, लेकिन ऐप के माध्यम से ये हो सकता है। लेकिन ऐप यूजर कितने हैं, इनको हमने कितना अवेयरनेस पैदा की, तमाम सारे विषयों पे मैं आऊंगा, क्योंकि मैं जिस जो मैंने मेयर साहब ने कहा है वो भी विषय जरूर बताऊंगा, क्योंकि बनारस इज द डेंसिटी, बहुत डेंसिटी पॉपुलेशन का सिटी है। तो देश के अंदर समर्पण 2022-14 में उन्होंने 15 अगस्त को एक बात कही। 1969 में उस समय की तत्कालीन सरकार ने घोषणा की, उन्होंने घोषणा की कि बड़े ये जो बैंक है ये बड़े आदमियों के हैं, इसलिए बैंक का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, नेशनलाइजेशन होना चाहिए, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 से लेकर 2000। लेकिन गरीब आदमी बैंक तक नहीं पहुंच पाया। गरीब आदमी उस बैंक की बिल्डिंग में जाने में डरता था, और जो बैंक का अफसर था, स्टाफ था, उसको भी लगता था कि गरीब आदमी का खाता खोलने से हमारा काम बढ़ेगा लेकिन पूंजी नहीं आएगी। 1969 से लेकर 2014 में 46 साल में सिर्फ 3 करोड़ खाते, मात्र 3 करोड़ खाते। लेकिन 2014 और 2016 अप्रैल तक की जो रिपोर्ट है, 22 करोड़ खाते, 46 साल में 3 करोड़ खाते, और 2 साल में 18 करोड़ 19 करोड़ का फॉलोअप। और दूसरा जो बैंक का अफसर घबराता था, क्योंकि मेरी बहू भी बैंक ऑफ इंडिया में है, मैंने एक दिन पूछा उससे, जब घोषणा की 15 अगस्त 2014 को, मैंने नवंबर में पूछा, यार ये तुम्हारा जो अकाउंट है, तुम लोग जो कहते थे, क्या लग रहा है, क्या कुछ दिक्कत तो है? लेकिन जो गरीब आदमी जब पैसा जमा करता है तो वो निकालता नहीं है, बड़ा आदमी जब पैसा जमा करता है तो वो लेन देन करता है, ब्याज लेता है और देता है, जितना ब्याज बैंक से लेता है उतना देता है, वो अपने बिजनेस के हिसाब से काम करता है। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो बैंक में पैसा जमा करता है, वो फिर निकालता नहीं। उसकी पत्नी भी कहती है, जिसका कोई भी कहता है, तो कहीं ना कहीं वो पैसे को बचाता है। वो पूंजी निवेश हुई बैंकों में, जो बैंक उसको लायबिलिटी समझते थे, आज एसेट समझ रहे हैं। माने देश के अंदर 19 करोड़ खातों में 3,22,000 करोड़ है। अभी मैं फ्लाइट से आ रहा था, संयोग से बैंक चर्चा चली बनारस के मेयर, तो लोग बताया, तो एक बैंक का अफसर उसने बताया कि सर आज हम इसको लायबिलिटी ने एसेट समझ रहे हैं, वो पूंजी निवेश से हम देश के अंदर लोगों को ऋण दे रहे हैं। तो ये विजन की बात है, सोच की बात है, देश को स्वाभिमान और स्वावलंबन। और दूसरा, इसके पीछे एक कारण था, उनकी सोच का एक कारण और भी था कि सारी पेंशन, सारी जो लाभ हम देते हैं लाभार्थियों को, जो बिचौलिए खाते हैं, वो सीधे खाते में जाएगा। ये होता है विजन, ये होता है समर्पण। आज देश का 125 करोड़ आदमी कहीं ना कहीं स्वच्छता के बारे में सोचा। नगर निगम, नगर पालिकाएं हम उतनी सुविधा नहीं दे पा रहे, क्योंकि रोड मैप तैयार नहीं। 2000 मैं तो तमाम सारी, और सबसे बड़ा इसका कारण क्या है, देश के अंदर योजनाएं स्काई लैब है, विदेशों के अंदर स्थानीय सरकार योजनाएं बनाती है। यहां पे मोरे साहब हैं, कल्याण से योजना जो है आ गई दिल्ली से चाहे बॉम्बे से, उन्होंने कंसल्टेंट किया, उसने आया, ट्रिसल हो चाहे तमाम सारे लोग हैं, वो घूमा कि यहां ओवरहेड टैंक बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, उसने 4 आदमी से सलाह ली। तो विदेशों में स्थानीय सरकार मजबूत है, इंप्लीमेशन जिसको करना है। अगर इस बिल्डिंग को बनाने के लिए यहां के अगल बगल के रहने वाले जो सुझाव और सलाह देंगे, वो बिल्डिंग सस्टेनेबल बनेगी। मद्रास को लोग बहुत अच्छा मानते थे, मद्रास इज गुड सिटी, हम भी सब जाते थे, भाई वेरी गुड वेरी गुड। अभी पानी आया, मद्रास की पोल खुल गई। क्यों खुल गई?
कि उन्होंने कुंड, नाले, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का ध्यान नहीं दिया। जब तक देश के अंदर स्थानीय सरकार मजबूत नहीं बनेगी, आज लंदन में, चाहे अमेरिका, जापान में, तो विदेशों में घूमा भी हूं, वहां पे स्थानीय सरकार इनपावर्ड है। अब बिजली विभाग के लोग बोल रहे थे, सभी लोग अच्छी बात बोल रहे थे, सुझाव अच्छे थे, लेकिन इंप्लीमेशन, अब बिजली का फोन मेयर साहब का आता होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो डायरेक्ट इलेक्शन, पब्लिक डायरेक्ट हमको वोट देती है, बिजली भी जाती है। पहले क्या था कि सरकारें, स्थानीय सरकार का इनपावर्ड था और वो सारी चीज को मैनेज करती थी। ये नहीं कि मेयर को यह अधिकार हो, क्योंकि स्थानीय सरकार जब तक इनपावर्ड नहीं होगी, योजनाएं जब तक नीचे से नहीं जाएंगी ऊपर, तब तक स्थानीय जो योजनाएं हैं वो सफल नहीं हो। तो स्थानीय सरकार को मजबूत करना ही किसी भी देश को स्मार्ट बनाना जरूरी है। यह विषय क्योंकि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का है, इस विषय में मैंने एक बात बताया कि स्मार्ट सिटी बनने के लिए तमाम सारी चीजें, हमने विषय बहुत लंबा है और विषय पे मैं इसलिए इस विषय बातों को बता रहा हूं कि यहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर्स भी हैं, अधिकारी भी हैं और सब अच्छे योग्य हैं, आप सब प्रयास भी करते हो देश को बढ़ाने के लिए। लेकिन देश के अंदर जब विजनरी कोई व्यक्ति आता है, जो विजन के साथ काम करता है, समर्पण के साथ काम करता है, और जो देश की, अब आप सोचिए 1965 में लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, खाद्यान्न की कमी थी, अमेरिका जो गेहूं आके वहां, जो वो अनाज जो वहां का पशु नहीं खाता था, गेहूं, वो भारत को सप्लाई करता था। लाल बहादुर शास्त्री का स्वाभिमान जागा, देश में भी यह अपरिहार्य था। अब परिस्थिति थी कि जो व्यक्ति वहां का पशु नहीं खाता, जिसको समुद्र में डुबा दिया जाता है, वो देश का नागरिक खा रहा है। तो लाल बहादुर शास्त्री ने देश की जनता को अपील किया, अपरिहार्य कारण था, मजबूरी भी थी कि देश के नागरिकों की बदनामी हो रही थी, देश के नागरिकों की बदनामी हो रही थी, भारत का स्वाभिमान चोट खा रहा था। वर्तमान समय में कोई अपरिहार्य कारण नहीं है। नहीं एनडीए की सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने देश के हर व्यक्ति को 300 रुपया दे दिया है, लेकिन देश की सोच है, समाज की सोच है, गरीब आदमी की सोच है। उन्होंने देश की जनता से जो सब्सिडी छोड़ सकते थे, उनसे कहा कि अगर आपके गैस में 300 रुपया सब्सिडी छोड़ देने से गरीब के घर में चूल्हा बगैर पैसे के जलेगा। देश की जनता ने उस बात को माना, दिमाग में बात डाली, उनके स्वाभिमान को जगाया और पोल भी खुली। इंडियन एजेंसीज के अंदर 8 कनेक्शन। ये विजन की बात है, समर्पण की बात है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जब विजनरी आदमी होगा, देश के लिए समर्पित होगा, देश के स्वाभिमान और स्वावलंबन उसके अंदर समाया होगा, तभी देश का विकास हो सकता है। नरेंद्र भाई मोदी ने देश के उन नागरिकों का स्वाभिमान, पहले भी सोच हो सकती थी, पहले भी ये बात हो सकती थी, लेकिन विजन नहीं था, समर्पण नहीं था। देश के गरीब आदमी को स्वाभिमानी कैसे बनाए, दिस इज द पॉइंट। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन दोस्तों वर्तमान समय में काशी के नागरिक होने के नाते, एक सेवक होने के नाते मुझे गर्व है कि आज हमारा काशी का सांसद पूरे दुनिया को नेतृत्व दे रहा है। आज भारत का स्वाभिमान ऊपर उठ रहा है और सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। 2002 से लेकर 2014 तक एक दिशा में काम किया, देश के लिए काम किया। 2012 में जो विजन था, 2014 15 अगस्त को भी कहा, 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर भी कहा, और उसमें इच्छा शक्ति के साथ लगे। अब आज देश का 125 करोड़ व्यक्ति कहीं ना कहीं क्लीननेस और स्वच्छता के ऊपर सोच रहा है। ये देश के समर्पण भाव, देश का नेतृत्व मजबूत होगा, सबल होगा, इच्छा शक्ति होगी तो अधिकारी का भी मनोभाव बढ़ेगा। वन वे सिस्टम नहीं, 2 वे सिस्टम। और जहां तक स्मार्ट सिटी की बात है, समिट की बात है, अच्छे स्टेक होल्डर्स भी आए, लेकिन हर चीजों का इंप्लीमेशन करने, उसका फॉलो अप जरूरी है। जैसे बनारस के अंदर हमारी जो
बनारस की पॉपुलेशन और डेंसिटी, बाबा विश्वनाथ की नगरी, 84 घाट, भगवान बुद्ध की धर्मस्थली, कबीर की जन्मस्थली, संत रविदास की जन्मस्थली, साहित्य के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और संगीत का क्षेत्र ले लिए, रविशंकर, बिस्मिल्लाह खां, अल्लाह, किशन महाराज, गुदई महाराज, भारत रत्न की भरमार पड़ी है। और बाबा विश्वनाथ ने एक सौभाग्य और दिया कि काशी का सांसद देश का प्रधानमंत्री बना। और नरेंद्र भाई मोदी ने एक बात कही थी, जब तक काशी राष्ट्रगुरु नहीं बनेगा तब तक भारत विश्वगुरु नहीं बनता। जब काशी राष्ट्रगुरु था तभी भारत विश्वगुरु बना। लेकिन काशी के अंदर एक दिक्कत भी है, जैसे लोग कहते हैं काशी क्वेटो, मैं भी क्वेटो गया था क्योंकि मैं मेयर हूं, मेरे नाते समझौता हुआ था। काशी और क्वेटो का एक पार्टनर सिटी एग्रीमेंट हुआ। अक्सर बहुत से नेता लोग मिल जाते हैं मुझे, और जब जानते हैं कि काशी का मेयर है तो पूछते हैं भाई क्वेटो कब बनेगा। काशी और क्वेटो में सिमिलरिटी है। नरेंद्र भाई मोदी की सोच क्वेटो बनाने की नहीं बनारस को, क्योंकि बनारस तो सांस्कृतिक नगरी है, देश को दिशा और दशा बदलता है। देश काशी दुनिया के अंदर नेतृत्व किया है, विश्व की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है, क्योंकि काशी और क्वेटो में सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है? वो भी मंदिरों का शहर है, गलियों का शहर है। लेकिन अंतर क्या है? वहां 330 मंदिर हैं, यहां 33,000 मंदिर हैं। अंतर, डिफरेंस। तो नरेंद्र भाई मोदी जी का जो विजन था कि उन्होंने कैसे प्रिजर्व किया हेरिटेज को और कैसे आधुनिकता और पौराणिकता का मिश्रण करके इस शहर को डेवलप बने। वहां पे देखने को कुछ नहीं है, एक मांगा म्यूजियम है, जैसे चाचा चौधरी की कहानी, 2-3 आइटम्स हैं। हमारे यहां तो अगर हम टूरिस्ट प्लेस बना दें तो आप सोच लीजिए कि लाइन लग जाएगी। महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली, बाबा विश्वनाथ का मंदिर, भगवान बुद्ध की धर्मस्थली, कबीर की जन्मस्थली। उस संगीत के क्षेत्र में एक ही गली में आपको रविशंकर, गुदई महाराज, किशन महाराज, सितारा देवी, गिरजा देवी। तो अगर हम सिर्फ मार्केटिंग करने लगे तो बहुत बड़ा, लेकिन काशी के अंदर एक बहुत बड़ी हमारी फ्लोटिंग पॉपुलेशन पर डे 1.5 से 2 लाख है। दुनिया में कुंभ का मेला 2 साल 1 साल में लगता है, हमारे यहां हर महीने कुंभ है। रथ यात्रा का मेला लखा मेला, नाटी इमली का मेला लखा मेला, चेतगंज की नक्कटाई नक्कटैया लखा मेला, सुरैया का मेला लखा मेला, लोलारा कुंड का मेला लखा मेला, माने और बाबा के दर्शन रोज करने वाले। और ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार का हब है। आप पटना से लेकर बनारस तक चले जाएंगे तो अगर किसी के घर में शादी पड़ी तो वो खरीदने यहीं से आएगा। अगल्ला अगर शादी पड़ी, चाहे उसको सोना चांदी करना, तो बनारस में राजा दरवाजे में ही खरीदेगा। गोरखपुर से ले, माने 22 शहरों का बिजनेस हब भी है। तो ये तमाम सारी परंपराओं को कायम रखते हुए कैसे विकास किया जाए, क्योंकि मैं मेयर हूं, सारी योजनाएं कहीं ना कहीं अधिकारी से लेके तमाम लोग मुझे दिखाते हैं। तो मैं कहता हूं काशी वासियों को, जो हमने कल्पना की है मोदी जी को, क्योंकि 40 साल बाद काशी और पूर्वांचल को एक मौका मिला है। और हम, मोदी जी ने जो कहा है कि काशी दुनिया की सुंदर नगरी, और कब तक काशी राष्ट्रगुरु नहीं बनेगा तब तक भारत विश्वगुरु नहीं बनेगा, उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और जो योजनाएं हैं, क्योंकि एक फेडरल स्टेट है कि जो भी केंद्र पैसा देगा राज्य सरकार के माध्यम, अड़चने हैं, लेकिन उन बाधाओं को दूर करते हुए हम जो कल्पना मोदी जी और काशी वासी और पूर्वांचल ने की है उसको हम पूरा करेंगे। हमने स्मार्ट सिटी पर भी, क्योंकि वहां पे डेंसिटी ज्यादा है, गली में मंदिर है बाबा विश्वनाथ का, हमने बहुत से, हमने इन्वायरमेंट पे भी, पॉल्यूशन को भी कैसे हम दूर करें। अभी हमने नगर निगम में एक टैक्स पारित किया सोलर पे। अगर कोई अपने घर में सोलर लगाता है उसमें 20% भी अगर सोलर यूज करता है तो हम उसको 10% हाउस टैक्स में छूट देंगे। अगर वो अपने घर में ग्रीनरीज लगाता है तो उसको भी हम छूट देंगे। दूसरा, हमने स्मार्ट सिटी में इस बार जो भी कंसेप्ट हम बना रहे हैं उसको फिजिबल बना रहे हैं कि वो लागू हो तक। महायोजनाएं बनती हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाती है, न म्युनिसिपल से पूछती है, उसने योजना बना दी कि 2032 में हर शहर का ये हो जाएगा। अब जब जाइए वहां मौके पर तो मौके पे कुछ है ही नहीं। अब
भाई अब लैंड एक्विजिशन डीएम को करना है, पैसा डीएम का पैसा लोकेट है कि नहीं? विभागों का कोऑर्डिनेशन बनाना। हमने इस बार स्मार्ट सिटी में हमारे पास 22,000 हमारे कमेंट्स आए जो स्मार्ट सिटी में हमने कंसेप्ट दिया। 22,000 कमेंट्स आए, लोगों ने कहा यह भी होना चाहिए। हमने, क्योंकि डेंसिटी ट्रैफिक पे ज्यादा मूवमेंट है, हमने ट्रैफिक को कैसे सुधारा जाए, क्योंकि वेंडर्स भी पटरियों पर हैं, सड़क पर हैं, तो हमने उसके लिए एक वेंडर जोन बना रहे हैं और उनकी एक बात करके उन जगहों को कैसे ठीक किया जाए। फिर साइकिलिंग, क्योंकि विदेशों में साइकिलिंग का भी जोर है और आज साइकिलिंग हेल्थ के लिए जरूरी है और पॉल्यूशन के लिए भी जरूरी है, तो हम ट्रैक भी बना रहे हैं। और पेडिस्ट्रियल पाथवे की, क्योंकि बनारस बहुत ही डेंसिटी का शहर है, गलियों में शहर है और लोग, मैंने कहा कि नहीं 1.5 से 2 लाख पर डे लोग आते हैं। तो इस बार जो हमने विजन रखा है, जो स्मार्ट सिटी पे हम जो काम करने जा रहे हैं, हमने विजनरी रखा है, इंप्लीमेशन वाला रखा है। हम कहीं से फेक स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट नहीं मेरे पास, क्योंकि मुझे इस देश में डिलीवर करना है, इस शहर को, नागरिकों को, आने वाले पर्यटकों को कहीं ना कहीं हमको देश को दिखाना है और काम करना है, क्योंकि देश का नेतृत्व जो कर रहा है उसने करके दिखाया। सोच, स्मार्ट सिटी में लोग का स्मार्ट सिटी, अरे देश की हालत खराब है, अरे स्मार्ट सिटी बनाने का मतलब हम विदेशों से होड़ नहीं कर रहे हैं, हम तो ऑलरेडी गुरु हैं। तो इसलिए कहीं नरेंद्र भाई मोदी का सोच, देश के 125 करोड़ लोगों का स्वाभिमान और स्वावलंबन जगाना, देश का हर नागरिक सम्मान और स्वाभिमान से जिए, इस दिशा में काम करना है। दोस्तों, आज मैं कल्याण के मेयर को बहुत धन्यवाद दूंगा और खासकर इलीट के सभी पदाधिकारियों को कि आपने आपसे बात करने का मौका दिया। विषय तो बहुत है और काम करना जो मैंने शुरू, क्योंकि मेरा फ्लाइट है, क्योंकि समिट में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। अगर हम कोई सबमिट करने जा रहे हैं, उसका वेन्यू क्या है, जो आने वाले डेलीगेट्स हैं उनके रहने का स्थान क्या है, हमको कहीं ना कहीं जो भी काम करें उस हर चीज पे पॉइंट आउट करना चाहिए, क्योंकि मुझे सबसे बाद में बोलना था, लेकिन मुझे जाना है फ्लाइट से, मेरा भी समय है और फ्लाइट कल भी मेरा, क्योंकि मेरा स्मार्ट सिटी और हमारा शहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। कुछ भी करूंगा मेयर साहब के नाते, काशी का मेयर, हर चीज न्यूज अंतर्राष्ट्रीय हो जाती है, तो टाइम मैनेजमेंट किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंचा, इसलिए मुझे जाना है। मैं आप सबका हृदय से साधुवाद देते हुए और खासकर इलीट्स के सभी लोगों का कि आपने मुझे बुलाया, आपसे बात करने का मौका दिया और काशी के बारे में कुछ आपको अपना अनुभव दिया। और मेरा इतना विश्वास है कि देश का जो नेतृत्व कर रहा है वो देश के स्वाभिमान और स्वावलंबन को जगा रहा है और उसके विश्वास के पीछे देश खड़ा है। हमने कहा सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है, तो नरेंद्र भाई मोदी इस देश को, हिंदुस्तान को भारत विश्व का गुरु बनाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपके प्रति हृदय में साधुवाद देते हुए धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मेयर वाराणसी जी का। आपके जो ये विचार आपने प्रकट किए और जो मोदी जी के सपने को पूरा करने में आप लगे हैं, हमें पूरी उम्मीद है काशी, क्योटो ही नहीं, अमेरिका से भी बड़ा बन के दिखाएगा। एक दिन तालियों के साथ एक बार मेयर साहब का अभिनंदन किया जाए। मैं मेयर साहब केडीएमसी मेयर राजेंद्र देवलकर जी से नम्र निवेदन करूंगा कि मेयर काशी वाराणसी के मेयर माहौले साहब का गेस्ट ऑफ ऑनर आज के हमारे मेयर साहब का अभिनंदन करें। मेयर साहब की फ्लाइट है, उनको निकलना होगा आगे, ही हैज़ मोर एंगेजमेंट्स। एक बार फिर मेयर साहब का तालियों के साथ अभिनंदन किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ इफ वी कंटिन्यू विद द थैंक यू, धन्यवाद रामगोपाल मोइले जी। आपने अपने क्षेत्र का स्मार्ट सिटी में क्या योगदान रहेगा, और हालांकि आप प्रधानमंत्री जी की शहर से मेयर है तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो आने वाले दिनों में काशी एक स्मार्ट सिटी कहलाएगा, ये निश्चित विश्वास है।
मैं आगे बढ़ते हुए हमारे रायपुर के ऑनरेबल मेयर श्री दुबे साहब यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनको कहूँगा कि आप अपने विचार इस समय रखें। कृपया तालियों के साथ मेयर साहब का एक बार स्वागत कीजिए। थैंक यू रेस्पेक्टेड राजेंद्र जी। काशी के सम्माननीय मेयर चले गए, अच्छा खासा सुना के चले गए, जब सुनने की बारी आई तो भाग गए। हमें उम्मीद थी कि वो स्मार्ट सिटी बनाकर लाए होंगे, लेकिन फिर से बनाने गए हैं। ऐसा ईश्वर और प्रधानमंत्री जी उनकी कामना पूरी करें, जल्दी से काशी स्मार्ट सिटी के श्रेणी में आ जाए, क्योंकि जहां देश के प्रधानमंत्री जी हों वहाँ हमारी और आपकी कल्पना तो ये थी कि पहले नंबर पर वही आएगा। अब चले गए तो उनको हम अपनी तरफ से और मेरे परिवार की ओर से भी शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय सोलंकी सर, मेयर साहब, आदरणीय गोपाल मोहल्ले जी चले गए, और रेस्पेक्टेड एक्स मेयर सर, रेस्पेक्टेड यहाँ के कमिश्नर साहब, यहाँ उपस्थित इलेट्स कंपनी के सम्माननीय सीईओ, उनकी पूरी टीम और अलग अलग प्रांतों से आए हुए सभी एक्सपर्ट्स। मैं उन भाग्यशाली शहरों में हूँ जो द्वितीय चरण की स्मार्ट सिटी की परिधि में 4th नंबर में हमारा अपना कैपिटल रायपुर शहर स्मार्ट सिटी में आप सबकी ऊंची सोच या अच्छे सोच के लोग हमारे शहर में रहते हैं। उन्हीं का ये परिणाम था कि आज हमारा शहर स्मार्ट सिटी के रूप में अब काम शुरू होगा। – 2007-8 से मैं समझता हूँ इसकी कल्पना शायद शुरू हुई थी। JNNURM जो जवाहरलाल शहरी नवीकरण योजना जो बनी थी, वो इसकी बेस लाइन थी, और जब बेस लाइन मजबूत होती है तो अपने आप मैं समझता हूँ कि एक अच्छा वातावरण सभी शहरों में अब 2015-16 तक बन चुका है। मैं अगर जो शहर स्मार्ट सिटी अगर नहीं बना है तो मुझे ये समझ में नहीं आया, मेरा शहर स्मार्ट सिटी बन गया तो उनमें और हम में बेसिक फ़र्क क्या है। क्या हम सूट पहन के निकलना शुरू कर दिए स्मार्ट सिटी बनने के बाद? क्या हम पहले सूट नहीं पहन सकते थे? या स्मार्ट सिटी बनने की कल्पना होने के बाद क्या हमारे यहाँ के रातों रात लोगों ने अमिताभ बच्चन जैसा कोई परिवर्तन आ गया? ये तो हमारे आपके मन मस्तिष्क में एक कल्पना है कि हमारे शहर और हमारे शहर के लोग एक अच्छी सोच के साथ स्मार्ट सिटी हमें अपने मन में अपने घर के लोगों को, अपने प्रदेश के लोगों को या अपने शहर के लोगों को बनाना है। ये सब हमारे मन में और मस्तिष्क में ये बात, लगभग सभी लोगों के मन में ये बात आ गई है कि कभी 24/7 वाटर सप्लाई की कल्पना नहीं होती थी। JNNURM के माध्यम से हम सब की कल्पना हुई। उस दिशा में हम लोग विगत 5-7 सालों से लगभग काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि अगर तेजी से हम काम करें तो ये बड़ी चीजें नहीं हैं। अभी जब हमने ये कल्पना की कि स्मार्ट सिटी में, मुझे नहीं मालूम कि आपके शहर का नाम क्यों नहीं आ पाया, लेकिन जब हमारे शहर का नाम आ पाया तो हमको ऐसा लगा
कि हम जो अपने प्लानिंग बनाकर जो दिए हैं, तो प्लानिंग बनाकर जो दिए हैं उनमें पहले दौर में क्या कमियां थी, उन कमियों को वहां जो एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल जो टीम बनी हुई है वहां वो लोग आइडेंटिफाइड करते कि ये कमियां थी। अब हमको ये बात समझ में नहीं आई कि जो कमियां थी उसको हमको बताया गया तो हमने पूरा कर दिया, लेकिन कमियां क्या बताई गई थी मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि हमसे कहा कि आपके यहाँ रूफ टॉप में ग्रीनरीज होनी चाहिए। हमने पूछा रूफ टॉप में ग्रीनरीज कैसे होगी, क्या पेड़ हम ऊपर में लगाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, ग्रीन दिखना चाहिए, ऐसा कुछ करके ले आओ। अरे हमने कहा ये पहले किसने ऐसा किया था? तो बताया भुवनेश्वर वाले ने ऐसा किया था, आप भी ऐसा कर दो कि आप भी स्मार्ट सिटी बन जाओगे। हम हतप्रभ रह गए, लेकिन मूल कल्पना जो थी आप भी ऐसा कुछ कर लीजिए। मेरे यहाँ के कंसल्टेंट लोग आए हैं, कुछ कमी होगी तो, चूंकि मैं खुद प्रेजेंटेशन अपने यहाँ का करने गया था तो वेंकैया नायडू साहब के पास, तो मैंने खुद उस प्रेजेंटेशन की 3 लोगों की टीम में आई वॉज प्रेजेंट देयर। तो मैंने पहले हमने बताया कि हमें पहले जो आया उसका कम से कम हमको ये दिखा दीजिए कि वो पहला कैसे आया। और हमारी बात एक और समझ में नहीं आई कि टॉप जो 20 की जो लिस्ट निकली उसमें जबलपुर 17वें नंबर में था और भोपाल 20वें नंबर पर था। जो कैपिटल होगा वो तो पहले सरवाइव करेगा ना। 1956 में अगर भोपाल बना है तो मैं समझता हूं 2016 तक के भोपाल हर चीज में सर्वाइवल पोजीशन में इसलिए रहा होगा क्योंकि इट वाज कैपिटल। और मुझे ये समझ में नहीं आया कि भोपाल 20वें नंबर में था, जबलपुर 17वें नंबर पर था। खैर एनीवे वो आ गया, बहुत खुशी की बात है। हम भी आ गए, ये दुगनी खुशी की बात है। आप आ जाइए, ये तिगुनी खुशी की बात है। जिनका जिनका नहीं आया है वो आ जाए, वो चौगुनी खुशी की बात है। लेकिन हम आज अगर इस छत के नीचे अगर बैठे हैं तो ये बहुत हम सब के लिए गर्व और गौरव की बात है कि आज 2 दिन का आपने कन्वोकेशन रखा और हमने बहुत कुछ सीखा इस कन्वोकेशन से। सांप और नेवले की जो लड़ाई, जो सांप और नेवले लड़ाई दिखाने वाला दिखाता है, वो सांप और नेवले की लड़ाई दिखाना उसका मकसद नहीं होता, मकसद होता है उसका ताबीज बेचना। आपने ताबीज बेचने का काम किया है, इसके लिए मैं आपको पूरे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से, क्योंकि 2 दिन में हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा आपसे। हम हमने बहुत सारी चीजें जो शहरों में होती है, मैं सर आपको अपने शहर का एक एग्जांपल बताऊं। जैसे मैंने कहीं से सीख के आया था कि हमारे यहाँ सिटी बस की स्टॉपेजेस है। एक शहर के जो ऑनरेबल मेयर थे उन्होंने हमको अपने शहर में ले जाकर दिखाया कि वो सिटी बस का स्टॉपेज था, उसके बाजू में उसने एक एटीएम लगा दिया। बैंक वाले से टाई अप करके उसका एटीएम लग गया, उसके बाजू में उसने वाटर एटीएम लगा दिया और एक साइड उसने ई रिक्शा का स्टैंड बना दिया। वो चारों चीजें एक साथ हो गई। फायदा ये हुआ कि जो बैंक वाले का जो एटीएम का जो गार्ड था वो तीनों चीजों को देखता था। दिस इज कॉल्ड स्मार्टनेस। तो हमने भी वही किया। वो बस स्टॉप जो था उसको हमने एसी करवा दिया अपने यहाँ के, और उस एसी बस स्टॉप अभी शुरू हो गया रायपुर शहर में। बस स्टॉप को हमने एसी करवा लिया। उसके बाजू में बैंक वाले साहब को एक एटीएम का वो दे दिया, उसका गार्ड है। उसके बाजू में हमने पब्लिक यूरिनल बनवा दी और उसके बाजू में ई रिक्शा का एक स्टैंड हमने बना दिया, ताकि कोई सिटी बस से उतरे और उसको 2 किलोमीटर के रेडियस में अगर जाना हो तो वहाँ उसको ई रिक्शा के माध्यम से वो अपने वहाँ पहुँच जाएगा। ये हमने अपने प्लानिंग में किया। सेकंड हमने किया साहब, अभी हमारे मेयर साहब बोलकर चले गए, साइकिल चलाने के लिए हमने हर महीने की 3 तारीख को हमारे रायपुर में सारे लोग उस 3 तारीख को सुबह 7:15 बजे से 8:15 बजे तक साइकिल चलाते हैं। वो हमने साइकिल ट्रैक बनाकर अभी शुरुआत की है इसकी। उससे ये हुआ साहब कि उस दिन हमारे जो शहर का पॉल्यूशन था वो 37.1% कम था एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करने से। मैं यहाँ के मेयर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा
कि वो किसी भी एक महीने की एक दिन को वो सुनिश्चित कर लें कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रीफर करें, वो अपने घर से अपनी गाड़ी बाहर ना निकालें। जिस दिन वो अब एक दिन अगर वो अपने शहर के लिए अपनी गाड़ी बाहर नहीं निकालते तो मेयर साहब आपको देखकर और कमिश्नर साहब को देखकर इस शहर के सारे लोग कम से कम एटलीस्ट 40% लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अपने दफ्तर हों चाहे अपने जहां जाना हो वो वहां जाएंगे। तो मैं समझता हूं आपके शहर का पॉल्यूशन लेवल वो कम होते जाएगा। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आज के समय में। मैं ये करता हूं 3 तारीख को आपके यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने एक टाइम्स ऑफ इंडिया में बयान दिया था कि रायपुर शहर का कोई मेयर है वो 3 तारीख को साइकिल चलाता है, तो हम भी नागपुर में से शुरू करेंगे, ऐसा उनका ऑफिशियल बयान आया था। और मुझे खुशी है कि आप भी इसको करेंगे। मुझे अच्छा लगा यहाँ आने के बाद, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का मैंने यहाँ पोस्टर देखा, ही इज़ वेरी स्मार्ट मैन। तो आपका तो पूरा स्टेट स्मार्ट होगा, ये कोई दो मत नहीं है। और हमारे मेयर साहब भी काफ़ी स्मार्ट हैं। तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ चयन करने में शायद दिक्कत हो गई होगी, 2 स्मार्ट एक साथ कैसे रहेंगे, मेयर साहब और शहर। तो दोनों में से एक को चुना जाए। तो पहले आपको चुन लिया उन्होंने, अब आपके शहर को चुनेंगे। तो लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब वो शहर तरक्की करता है जहां एडमिनिस्ट्रेशन और जनप्रतिनिधि मिलकर काम करते हैं, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे रायपुर शहर का जो म्युनिसिपल का कमिश्नर है, ही इज सो नाइस मैन। ऐसा कम मेयर लोग कहते हैं। और हालांकि अभी 10 दिन हुआ है उससे आए, लेकिन पारखी नज़रें वाले हैं जो हमारे जैसे मेयर साहब बैठे हैं, इनको पता होगा कि कौन कैसे कहाँ से कैसे वोट लेना है। वैसे हम लोगों को अफसरों के बारे में पता चल जाता है कि कैसा होगा ये। तो मैं यहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोई भी प्लानिंग बनाएं, जनप्रतिनिधियों को अगर आप साथ में लेकर अगर प्लानिंग बनाते हैं तो मैं समझता हूँ ठीक है, कमियाँ तो सब में होती हैं, लेकिन सारे चीज़ों को जब आपके पास ऑस्पेक्ट्स जब सब सामने आ जाएंगे तो उसमें से जो आप समुद्र मंथन से जो चीज़ें निकलती हैं, वैसे आपको जनप्रतिनिधियों के मंथन से जो चीज़ें बाहर आएंगी तो उसमें आपको निर्णय लेने में बड़ी महत्ता मिलेगी, आप जल्दी से निर्णय ले पाएंगे। होता यह है कि कहीं भी मैं एकदम खुल के बताऊं इस कमरे के अंदर कि अपना अपना ईगो होता है, और IAS होता है तो उसका भी ईगो होता है, तो जो 10 लाख के बीच से चुनाव जीत कर आता है उसका भी तो ईगो होता है। और जो 5 साल के लिए आया है वो अपने आप को जनप्रतिनिधि रात को जाकर जब दर्पण में देखता है अपने आप को आईने में, तो वो सोचता है वो तो टाइम लिमिट के लिए बना है, आज उसने अपने शहर के लिए क्या किया। ये एक मेयर की सोच होती है, क्योंकि जो कमिश्नर है वो तो आगे जाके कलेक्टर बनेगा, उसका तो प्रमोशन 60 साल के लिए फिक्स है। मेयर बेचारा क्या करेगा, वो तो 5 ही साल के लिए आया, 2.5 साल के लिए आया है। तो मेरा ये कहना है कि एक एक दिन आपके लिए कीमती है। आप दोनों और DM अगर मिलकर काम कर लें तो मैं समझता हूँ कि वैसे भी बेचारा जो राजनीतिक आदमी होता है वो तो गांव की गाय जैसे होती है। गांव की गाय तो एकदम सीधी होती है, जो जिसको जहाँ पाए वहाँ उसको दूध निकाल ले उसका, जहाँ चाहे छोड़ दे, वो तो बेचारी गांव की गाय जैसे होती है जनप्रतिनिधि जो होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो लोग हैं, मेरा उनसे विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि जनप्रतिनिधियों से अगर मिलजुल कर अगर हम किसी योजना को बनाएं तो आई थिंक इट शुड बी बेटर फॉर द सिटी एंड होल, जिसकी कल्पना होती है कि मेरा शहर कैसे होना चाहिए। और मैं सर आपको बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है मेयर साहब कि इस देश का सबसे बड़ा झंडा रायपुर शहर में मैंने 1 महीना पहले अपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से फहराया है, जिसकी हाइट है 82 मीटर।
वो भारत देश का सबसे बड़ा झंडा है और इसका गौरव रायपुर शहर को प्राप्त हुआ। रांची से कोई आए होंगे, उनका 81 मीटर है और हमारा 82 मीटर है। तो मुझे इस बात को कहने में बड़ी खुशी है। और मेरा ये भी निवेदन है कि हमने अभी एक देश के परिदृश्य में बड़ा हमने निर्णय देखा कि ओपन जी अच्छा, मैं आपको सादर नमन करता हूं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे मेयर साहब चले गए, लेकिन जो चीजें होती हैं कमिश्नर साहब, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि टारगेटेड चीज ना दें आप। जैसे ओपन डेफिकेशन फ्री होना चाहिए हमारा जो शहर है, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अगर गांव में जिस प्रकार से एक परंपरा सी रही है भारत की कि ओपन डेफिकेशन की, तो एकदम से हम टारगेट ना दें कि इस गांव को 25 दिन के अंदर 500 आपको शौचालय बनाकर देना है। वो ट्रैफिक का कोई चालान नहीं है ये कि 100 गाड़ी पकड़ के लाना है आपको। आपको ये होना चाहिए कि अगर आप किसी चीज को कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, वरना इसको सोच नहीं पा रहे हैं लोग कि कितनी गहरी महामारी फैल सकती है इन चीजों से। गांव में जिस प्रकार से जो शौचालय बनाए जा रहे हैं, मैं अपने यहाँ की तो बात करूँगा क्योंकि मैंने 3-4 जगहों पर अपने यहाँ के गांव में जाकर देखा, मुझे बहुत दुख हुआ कि क्वालिटी और क्वांटिटी ये चीज़ें होनी चाहिए। हम टारगेट के चक्कर में हम केवल जाकर 500 शौचालय बना दिए और वो आदमी भुगत रहा है, उसके यहाँ पानी की व्यवस्था है या नहीं है, उसकी लाइन है या नहीं है, क्योंकि उसको जो सपना दिखाना ये अलग चीज हो जाता है कि आकर ये कहना, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग चीज होती है। मैं यहां से भाषण देकर चले जाऊंगा और हमको ये करना चाहिए, हमको ना, टारगेट बेस कोई काम मैं समझता हूं नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर साल हम लोग भी पेपर में पढ़ते हैं कि फलाने जगह में 1 लाख पेड़ लगाएंगे 3 दिन में, बाद में वहीं जाकर हम लोग देखते हैं 2 महीने बाद कौन कौन बड़े बड़े लोग पेड़ लगाए थे, ना पेड़ दिखता ना वो पेड़ लगाने वाला दिखता। फिर आखिरी में हम लोगों को भी कहना पड़ता है कि पिछले साल तो हम लोगों ने लाखों वृक्ष लगाए थे, वो तो वृक्ष समझदार थे जो ऊपर नहीं आए थे। एक पेड़ लगाएं हम, एक पेड़ लगाएं और एक पेड़ को देखें हम, क्योंकि पेड़ इज जस्ट लाइक अवर मदर और अवर फादर। हम इनके साथ मजाक ना करें। रातों रात हम देखते हैं चीफ मिनिस्टर साहब आते हैं, लाइन से गड्ढा खोद जाता है, पेड़ लगाए, कार्यक्रम खत्म, सब एक दूसरे को बधाई दिए, मेयर साहब कांग्रेचुलेशन, कमिश्नर साहब आपका बड़ा अच्छा कार्यक्रम था। कमिश्नर भी खुश, मेयर भी खुश, 4 दिन बाद देखोगे पेड़ गायब, बकरी लेके चली गई। लेकिन मेरा ये कहना है, एक लगाएं, एक चीज करें, लेकिन वो उदाहरण होना चाहिए कि हमने ये किया था। और मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ, कुछ चीज़ें जो हमने की हैं सर, अपने यहाँ मैं मेयर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ ऐसा जो राजनीतिक इच्छा शक्ति स्मार्ट सिटी के लिए जो होनी चाहिए, वो मैं समझता हूँ आप में तो कूट कूट के भरी है। और ईश्वर से भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि आपका शहर जल्दी से इसमें आ जाए। एक मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, जो भी यहाँ हैं, कभी आपको रायपुर आने के लिए मैं अपनी ओर से निमंत्रण देता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें करना चाहिए। सर, हमने एक इंटरनेशनल लाइब्रेरी बनवाई कमिश्नर साहब। वो इंटरनेशनल लाइब्रेरी में, बिकॉज आई वॉज यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट, तो जब मैं विश्वविद्यालय अध्यक्ष था तो मुझे पढ़ने की, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, 3 गोल्ड मेडल पाया मैंने। तो सर, हम जिस लाइब्रेरी में जाया करते थे, बिकॉज मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ, तो हमारे यहाँ लाइब्रेरी में बुक्स लेने के लिए बड़ी लंबी लाइन हुआ करती थी। तो हमारा टेन्योर जो आता था वो 4 घंटे बाद आता था। जब मैं मेयर बना तो मैं आज बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमने ऐसी लाइब्रेरी बनाई है
कि आप भी, मैं अब आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि जो यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं, जो पीएससी की तैयारी करते हैं, जो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए आप एक लाइब्रेरी बनवा दीजिए। वो लाइब्रेरी जो हमारी लाइब्रेरी शुरू होती है सर, वो सुबह 7 बजे से शुरू होकर और रात को 10 बजे तक 2 पाली में चलती है और कभी वो खाली नहीं होती। लेकिन वहां जाकर जब आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स बैठे हैं और टेन्योर बाय टेन्योर पढ़ के निकलते हैं, सर मुझे आज कहते हुए बड़ा फक्र हो रहा है कि इस यूपीएससी के एग्जाम में वो हमारे लाइब्रेरी से 14 लोग पास आउट हुए हैं, उनका सिलेक्शन हुआ। आपको बड़ी खुशी होगी, आपको बड़ा गर्व होगा जब वो मंच पर आकर कहेगा कि रायपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो लाइब्रेरी बनाई थी उससे मैं पढ़ता था, मेरे परिवार की हालत ये नहीं थी कि इतने मोटी किताब ले सकूं, आज मैं उस लाइब्रेरी से पास आउट हो गया हूं, तब आपको बड़ी खुशी होगी। ये मैं आपसे विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको आप अगर हो सके तो जरूर करिएगा। कमिश्नर साहब, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। दूसरा, मैंने आपसे वाटर वो उसके लिए बताया था कि सिटी बस स्टॉप के इसमें एक सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो हमने मल्टी लेवल पार्किंग बनाया है, इस देश में कुछ शहर बस हैं जिन्होंने मल्टी लेवल पार्किंग काफ़ी खूबसूरती से बनाया है। तो हमारे रायपुर शहर में अभी 4 महीना पहले हमने मल्टी लेवल पार्किंग बनाई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस मल्टी लेवल पार्किंग को आप आकर देखिएगा कि उसमें लगभग 500 गाड़ियां हमारी एक साथ आ जाती हैं और उसमें मोटरसाइकिल के लिए अलग जगह है और हमने उसमें एक कॉन्सेप्ट नया लाया है कि जो साइकिल रखेगा उसको फ्री में। तो उससे क्या हुआ कि जो शॉप्स के जो काम करने वाले लोग थे, मोटरसाइकिल वाले का रेट हमने कर दिया था 20 रुपया। तो मोटरसाइकिल वाले का रेट किया 20 रुपया जानबूझ के, ताकि वो अपने दुकान साइकिल में आए, उसके शॉपकीपर के यहाँ का। तो शॉपकीपर हमसे कहा, पूरे व्यापारी संघ वालों ने, कि मोटरसाइकिल का रेट 10 रुपये कर दो। हमने कहा नहीं, हम साइकिल का रेट फ्री में कर देंगे। तो वो अपने यहाँ के जितने उनके सर्वेंट्स थे उनको कहा कि नहीं, अब हम 20 रुपया आपको नहीं देंगे, आप साइकिल में आओ, क्योंकि साइकिल वाले को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने फ्री में रखा है। तो इसलिए हमने वहाँ साइकिल वालों को फ्री रखा। तो ये हमारा जो मल्टी लेवल पार्किंग है वो काफ़ी अच्छा रन कर रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी कुछ चीज़ें वो हो जाएं। एक मैं आपसे और विनम्रतापूर्वक निवेदन करूँगा कि जो एरिया बेस्ड प्लान आपने बनाया होगा अभी उसके लिए आपने बना लिया सर, आप लोगों ने बनाया होगा। एबीडी और पेन सिटी 2 में ही आपको काम करना है। मैं आपसे जाते जाते मैं मेयर साहब से ज़रूर मिलूंगा और उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं अपने शहर की प्लानिंग, चूंकि हम 3 लोगों ने मिलकर बनाई थी, तो वो प्लानिंग हमारे पास है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर कि अगर आपको लगेगा तो मैं आपको मेल करूंगा और जो चीज़ें हैं वो आप बहुत छोटी चीज़ें हैं। आप फास्ट ट्रैक सिटी में आए थे क्या? तो फिर आपको तो फिर से 0 से दौड़ना पड़ रहा होगा। मैं आपके यहाँ का मेरे यहाँ का कॉन्सेप्ट प्लान फोटो कॉपी करके भेजूंगा, आप जो सबमिट कर दीजिएगा, नाम थाने लिख दीजिएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि वहाँ हमें मालूम है। और बाकी केवल इतना ही चीज़ें हैं जो आपको, आपकी कनेक्टिविटी जो वो आप रखिएगा जरूर। जो आपके एक मार्केट से दूसरे मार्केट का आपने प्लान बनाया होगा, मैं समझता हूँ, वो मार्केट को कनेक्टिविटी जो आपने, उसमें मैंने देखा कि ई रिक्शा हमने प्रोवाइड नहीं लिखा था, तो ई रिक्शा के कारण हमारा नहीं आ पाया था। सोच लीजिए, ई रिक्शा हमने लिख दिया, उन्होंने कहा कम से कम इसको जोड़ोगे किससे? हमने कहा हम किससे जोड़ेंगे आप बताइए? तो बोले ई रिक्शा से जोड़ दीजिए। हमने पूछा कितनी संख्या लिखनी चाहिए? उन्होंने कहा हम पूरे रायपुर के मार्केट बनाकर कम से कम आपको एटलीस्ट 1100 वो ई रिक्शा लगेंगे। हमने कहा ना हमारी ना आपके 3000 लिख दो, लिखने में क्या जाता है। हमने 3000 लिख दिया। पहले हमारा 90वें क्रम में था, अब हम 4थे क्रम में आ गए। तो
कुल मिलाकर मेरा ये कहना है वो शहर आपका बाद में स्मार्ट होता रहेगा। अगर आज से आप ठान लेंगे मेयर साहब, चूंकि आप एक स्मार्ट पर्सनालिटी हैं, जब आपने ठान लिया है और कमिश्नर साहब ने ठान लिया है और थाने की जनता ने ठान कर आपको जिताया है, तो वैसे भी इस शहर के लोग स्मार्ट होंगे, इसीलिए स्मार्ट मेयर बनाया है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि इस शहर में सोचने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति जो आपने मुझे सब्जेक्ट दिया है, तो आप कमिश्नर साहब और इस शहर के लोग जिस प्लानिंग को अगर बनाकर धरातल में लाएंगे तो निश्चित रूप से वही शहर स्मार्ट सिटी होती है। मुझसे कुछ लोगों ने अभी कल मैं सुन रहा था कि कुछ लोग हमने बताया कि सिंगापुर, अरे सिंगापुर कहाँ जा सकते, हमारे यहाँ का तो वो नाली का ढक्कन चोरी हो जाता है, क्या कर लेंगे हम सिंगापुर जाकर? वहां पब्लिक कितनी अवेयर है, वहां लोग कितने अवेयर हैं। मैं समझता हूं कि अपने शहर में, अपने यहां के लोगों में केवल जागरूकता की कमी है। जिस दिन हम पब्लिक को जागरूक कर लेंगे, जिस दिन उसको ऐसा लगेगा, अभी डीसीपी साहब यहां बैठे हुए थे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि ही इज रेनाउंड पर्सनालिटी, कि जिस दिन हमारे देश में लोगों को एक आदत सी पड़ गई है, भय जब तक नहीं रहेगा तब तक वो गलतियां करते रहेगा। अभी वो मैम भी कह रही थी कि जब हम यहाँ से वहाँ जाते हैं तो हमारा पूरा सिस्टम ऐसे हो जाता है जैसे हमारे से अच्छा कोई आदमी नहीं है, और वहाँ से यहाँ आए, एयरपोर्ट में उतरे, शुरू हमारा भी। तो मैं समझता हूँ स्मार्ट सिटी में हम सबको मिलकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो पब्लिक को आवश्यक है। सर मैं आपको बताऊं कि एक जो अभी हमारे मेयर साहब चले गए, जो कॉन्सेप्ट आया, मैं एनुअल बजट देख रहा था, तो मैंने देखा कि 436 करोड़ की योजना थी और 513 करोड़ एडवर्टाइजमेंट में खर्च हुआ। उसी को अगर ये प्लानर जो बैठे हुए हैं उनको अगर उसका आधा पैसा भी दे देते तो हमारा और आपका शहर जो है वो मैं समझता हूं कि इंटीग्रेटेड सिटीज में आ सकता है। पीपीपी की एक अच्छी मॉडल, एक अच्छी योजना हमारे शहर में, मैं जो यहाँ बैठे हुए हैं उनसे विनम्रतापूर्वक, उनसे मेयर साहब के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि वो हमारे शहर आएँ। जिस शहर में मैं, जिस स्टेट का मैं हूँ, वो स्टेट इस देश का हाईएस्ट ग्रोइंग स्टेट्स में उसकी गिनती होती है। जिस छत्तीसगढ़ का बजट 6,000 करोड़ से शुरू होकर आज 76,000 करोड़ तक पहुँच गया हो महज 16 साल में, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं मेयर साहब, मैं अंत में आपको विश्वास दिलाता हूं और इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं, और आपका शहर जल्दी स्मार्ट सिटी बने कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए मैं आपसे निश्चित रूप से कहना चाहूँगा, ऑल ऑफ यू, मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। आपने मुझे बुलाया और जो हमारे एलेट्स कंपनी के सम्मान्य सीईओ हैं और उनके पूरी टीम और जो बाहर से लोग आए हुए हैं, उनको मैं निमंत्रण देता हूं कि मोस्ट वेलकम एट रायपुर, और आप आइए और हमारे यहाँ काम कीजिए। एक साल में जहाँ जो पैसा आप दूसरी जगह में कमाते होंगे, 1 महीने में हमारे यहाँ वो पैसा कमा लेंगे। ये हमारे यहाँ इतनी ग्रोइंग है, काम करने वालों की हमारे यहाँ बड़ी मान है, बड़ी सम्मान है, बड़ी इज्जत है। हम काम करने वाले लोग हैं और काम करने वाले लोग इस छत के नीचे भी। सम्माननीय मेयर साहब, आपने सबको बुलाया है, इसलिए मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू दुबे साहब, बहुत बहुत आभारी आपका। रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण शहर है और पहले स्टेज में इस शहर का चयन स्मार्ट सिटी के लिए हुआ है, तो हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और आपने जो बातें अभी सबके सामने रखी है कि पॉलिटिकल विल
एक्चुअली टॉपिक है अपना पॉलिटिकल विल, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल विल फॉर स्मार्ट सिटीज़ डेवलपमेंट। तो जो बात आपने हमारे सामने रखी वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जनप्रतिनिधियों का सहभाग अगर किसी भी स्कीम बनाने में अगर रखते हैं, सभी IAS ऑफिसर्स है, कमिश्नर्स है, तो वो योजना निश्चित रूप से पूरी करने में जनप्रतिनिधि भी साथ में जुड़ जाते हैं और उनको उस एरिया की जो खामियां हैं उनका पूरा पता होता है। इसके लिए उनके नॉलेज से अगर कोई स्कीम बनती है तो उसमें उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। रायपुर की पॉपुलेशन लगभग 16 लाख है, तो हमारी भी KDMC की पॉपुलेशन भी अभी 18 लाख हमारी पॉपुलेशन है। तो लगभग आपके जैसा ही हमारा शहर ग्रोइंग शहर है और मुंबई के नज़दीक होने के वजह से मुंबई और ठाणा के हमारी पॉपुलेशन बहुत ग्रो हो रही है। तो निश्चित रूप से आपने जो अच्छी चीज़ वहाँ पे बनाई है, हमारे ऑफिसर्स, मैं भी और हमारे सारे लोग पर जब ये अवसर मिलेगा तब निश्चित रूप से वहाँ पे आएंगे। हमारे निमंत्रण का सम्मान स्वीकार करके आपने यहाँ पे आके अपनी बातें रखी है, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर विचार किया जाएगा। स्मार्ट सिटी जो कल्याण डोंबिवली को बनाना है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ है कि जो प्लान हमारा बना है KDMC का, उस प्लान में हमने भी हमारी प्राथमिकता लोगों के जो रिस्पांस है लोगों का उसकी तहत बनाई थी। उनके सामने मतलब उनके SMS या उनका जो हमारे नेटवर्क पे, हमारे वेबसाइट पे जो उनका लोगों ने बोला है उससे ही हमारी प्राथमिकता आई हुई है। पर जो चीज़ डिटेल में बनानी है उस वक्त जनप्रतिनिधियों का सहभाग उसमें होना जरूरी है। ये बहुत बड़ी बात आपने रखी है। हमारे दूसरे स्पीकर रहेंगे मेरे मित्र ठाणा के मेयर महापौर संजय मोरे यांना मी आमंत्रित करतो की तुम्ही आपण आपले विचार या स्मार्ट सिटी शहरासंदर्भात ठेवा। ठाणा आणि मुंबई म्हणजे मुंबईनंतर ठाणा हे आम्हाला आदर्श वाटणारं शहर आहे, त्यामुळे मागच्या म्हणजे तिथे घडणाऱ्या सगळ्या घडामोडी आम्ही कल्याण डोंबिवलीवासी बघत असतो। कुठलाही ऑफिसर आला की त्याला मुंबईनंतर ठाण्याकडे काय चांगलं झालं हे बघण्याची किंवा दाखवण्याची स्थिती असते की ठाण्यामध्ये ही गोष्ट झाली। त्यामुळे निश्चित तुमचे विचार हे अतिशय महत्त्वपूर्ण असणार आहे। प्रथम मी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे सन्माननीय महापौर माझे मित्र राजन देवळेकर, त्यांची पूर्ण टीम आणि सन्माननीय आयुक्त रवींद्रनजी आणि एलेट कंपनी यांचे म्हणजे मी त्यांचं म्हणजे अभिनंदन आणि आभारही मानतो की धन्यवाद देतो त्यांना। कारण आज जी सन्माननीय प्रधानमंत्र्यांनी जी घोषणा केली स्मार्ट सिटी संदर्भातली, तर त्यामध्ये प्रत्येकाचे विचार आहेत आणि स्मार्ट सिटी कशी करण्यासंदर्भातले, तर अशी चर्चासत्र होणं गरजेचं आहे। कारण विषय असा आहे की आज आपण इकडे जवळजवळ आज या हॉलमध्ये जो 300-400 लोक आपण बसलेलो आहोत, जर आपण ठरवलं की समजा आपल्या खिशात 1 रुपया आहे आणि तो आपण विचार केला की एक्सचेंज करावा, प्रत्येकाने आपला 1-1 रुपया प्रत्येकाच्या खिशातून दुसऱ्या खिशात तिसऱ्या खिशात जाईल आणि शेवटी आपण खाली जाताना आपल्या खिशामध्ये 1च रुपया राहणार आहे एक्सचेंज केला तरी। परंतु त्याच वेळेस आज आपण इकडे आलोत, बसलोय आणि आपण आपले विचारांचं एक्सचेंज केलं, आदान प्रदान केलं, तर जाताना आपण खूप चांगल्या आयडियाज घेऊन जाऊ। आणि म्हणूनच या चर्चासत्राचं महत्त्व तेवढंच आहे आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांना मी ठाणे महापालिकेच्या वतीने तुमचे आभार मानतो, धन्यवाद देतो। यापूर्वी 2 सन्मान्य महापौरांनी आपल्या तडाखेबाज स्टाईलमध्ये भाषण केलं आणि खरं तर त्या UPकडच्या लोकांना बोलण्याच्या बाबतीत तर कोणी हात धरू शकत नाही। UP म्हणजे उत्तर भारतीय सगळे, UP मीन्स वरच्याकडचे सगळे, एक तो वाराणसीचे होते, तर वाराणसी म्हटलं की ते सगळंच येतच। आणि आपण पाहिलं की आता जो विषय आहे, आम्हाला जो विषय दिला आहे की राजकीय इच्छाशक्तीचं महत्त्व, त्यांनी जो सांगितला मुद्दा, दुबेजींनी व्यवस्थित मुद्दा मांडला की राजकीय जे कोण आहेत व्यक्तिमत्व
की त्यांना तुम्ही बरोबर घ्या. खरं तर म्हणजे आता मी फक्त शहराबद्दल बोलेन. खरं तर देशात म्हटलं तर आपली देशामध्ये ब्युरोक्रॉसीच देश चालवत होती, असं मी म्हणतो. होती, आता नाही. आणि ब्युरोक्रॉसी म्हणजे तसंच की शिकलं मी IAS ऑफिसर झालो, मी IPS झालो, म्हणजे मला सगळं नॉलेज आहे मला, आणि ते गृहीत धरलं जातं, स्वाभाविक आहे. कारण मी एवढी बुकं शिकलो म्हणजे मला सगळंच माहिती. पण प्रॅक्टिकल नॉलेज, कारण तुम्ही जे काय कायदे जे काय करता किंवा जे काही नियम किंवा जे काही गोष्टी करता किंवा प्लॅनिंग करता, प्रॅक्टिकली त्याला अभाव असतो. ही फॅक्ट आहे, ती नाकारू शकत नाही कोणी. आणि आम्ही मंडळी अनेक वर्ष त्या ठिकाणी त्या भागात काम करतो, त्या भागातल्या सगळ्या गोष्टींची जाणीव आम्हाला असते. आणि मग ज्यावेळेस आम्ही एखादी गोष्ट सांगतो, ती जर तुम्ही जसं त्याला मान दिलात, त्याचा विचार केलात, आणि तर एकत्रितपणे आपण जर प्लॅनिंग करून जर त्याचं इम्प्लिमेंट केलं तर नक्कीच त्यातून आउटपुट चांगला निघेल. आता इगोचा विषय असतो, कारण प्रत्येक म्हणजे आता म्हणतात ना की चार अडाणी लोक एकत्र राहू शकतात, पण 4 बुद्धिजीवी लोक एकत्र राहणं म्हणजे खूप अडचणीचं असतं. आणि आपल्या सगळ्या क्वालिफाईड जिकडे आहेत लोक, सगळे डिग्नेटरी, त्यांना सगळ्यांना माहिती आहे. आणि फॅक्ट आहे, कारण मी शिकलं, मला माहिती आहे, माझं मत बरोबर आहे, मी म्हणतो तेच बरोबर आहे, मग कुठेतरी अडचण होते. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आजच्या देशाच्या एक चांगली परिस्थिती म्हणजे एक देशाच्या भविष्याच्या दृष्टीने आज आपण पाहताय की या डायसवर असलेले आता दुबेजी आहेत, आमचे देवळेकर आहेत, मी स्वतः आहे, किंवा आता जे आपले रामगोपालजी गेले, की जे राजकारणामध्ये आत्तापर्यंत होत नव्हते असं म्हणत नाही मी, पण पर्सेंटेज जे आहे आज राजकारणात सुशिक्षित मंडळी येत आहेत आणि यायला लागलेत. आणि त्यामुळे आज जे काय आज आपण पाहिलं सिनेटमध्ये, तिथे आज आपल्या माननीय प्रधानमंत्र्यांनी ज्या पद्धतीने आपले विषय मांडले, सगळ्यांनी किती वेळा स्टँडिंग ओव्हेशन दिले, किती वेळा टाळ्या वाजवल्या, म्हणजेच कुठेतरी ही राजकारणी मंडळी पण तेवढीच अनुभवाने सगळ्याच गोष्टी परिपूर्ण आहेत. त्याचा मान आपण सगळ्या अधिकाऱ्यांनी, प्रशासकांनी ठेवला पाहिजे. आणि जर झालं हे तरच कुठे खरं म्हणजे आपण जे म्हणतो की जे आपण विकास करायचा तो विकास होऊ शकतो. आणि सर्वात तुम्हाला महत्त्वाचं सांगतो, आमचा वीक पॉईंट हे आम्ही खूप करावं आम्हाला वाटतं. तुम्ही साथ दिली तर आम्ही नक्कीच करू, कारण आमचं राजकारण म्हणजे आळवावरचं पाणी असतं. त्यामुळे आम्हाला आमची जागा टिकवण्यासाठी आम्ही करतोच, आम्ही धडपड करतोच, किंवा आम्ही करायला पर्याय नसतो. आणि आम्ही अनेक गोष्टी आमच्या शहरासाठी, आमच्या गावासाठी करण्याचा प्रयत्न करतो. कारण अधिकारी काय असतं की आम्ही तिथेच असतो, आम्ही प्रयत्न करतो, आम्ही समजा आज नाही झालं उद्या, कारण अनेक गोष्टी त्याला परिणामकारक असतात, की पैसा असतो, काही गोष्टी असतात होत नसतात. आता काही गोष्टी ज्या आता जसं यांनी सांगितलं जैनियरमचा जो विषय तो बेस होता, बरोबर आहे त्यांचं म्हणणं. जैनियरमध्ये ज्या गोष्टी आपण आणल्या त्या पूर्ण झाल्या नाहीत. आता सत्ता बदल झाला, परत त्याची नावं बदलली, हरकत नाही, परंतु शेवटी त्या इम्प्लिमेंट करताना त्या अडचणी, त्याच वेळेस ज्या प्लॅनिंग करताना जर त्या लोकांनी जर प्रशासकांनी जर त्या स्थानिक लोकांचा विचार घेतला असता तर त्या गोष्टी किंवा ज्या अडचणी निर्माण होणार होत्या किंवा झाल्यात त्या झाल्या नसत्या. त्यामुळे माझं असं म्हणणं आहे की प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन ही दोन म्हणजे म्हणतात आपण प्रत्येक म्हणतो फक्त आपण की ही 2 चाकं आहेत, तर ती बरोबर म्हणजे परफेक्ट याच्यामध्ये जर चालली तर ती गाडी कुठेही अशी हे होणार नाही आणि व्यवस्थित चालेल, तो रथ व्यवस्थित चालेल. तर या माध्यमातून, कारण आम्ही बाकी तर स्मार्ट सिटी संदर्भातल्या आम्ही ठाण्यात आमच्या पद्धतीने करतोय. माझं सुदैव असं आहे की मला पण एक चांगले कार्यक्षम आयुक्त लाभलेत, खूप उत्साही आहेत. त्यामुळे आमच्या शहरात खूप अनेक चांगल्या गोष्टी होत आहेत. असे उपक्रम जसे प्रत्येकाने सांगितले ते मी तर सांगणार नाही, परंतु विषय एवढाच आहे की जे आज हा जो विषय आज आमच्यासाठी दिलेला आहे, तर त्यातून एवढंच आम्हाला सांगावं असं वाटतं. आज वेगवेगळ्या क्षेत्रातली मंडळी आहेत, तर लोकप्रतिनिधी पण तेवढेच त्या विषयाशी
म्हणजे ते माहितगार असतात, तर त्यांना आपण विश्वासात घ्या आणि आपली जी आज जे आपण या चर्चासत्र की ह्या ज्या काय आपण ही धडपड करतोय, कारण एक एक शहर जरी सुंदर स्वच्छ आणि सगळं स्मार्ट झालं तर नक्कीच आपला देश सगळ्या बाबतीत म्हणजे सर्वांगीण त्याचा विकास होईल. हे सगळं करत असताना सर्वात महत्त्वाचा फॅक्टर म्हणजे कारण स्मार्ट सिटीमध्ये लोकसहभाग हा महत्त्वाचा विषय आहे. त्यामुळे आपण सगळ्या प्लॅनिंग तुम्ही आम्ही करू, जरी आम्ही खूप प्लॅनिंग सगळं केलं, सगळ्या गोष्टी पॉझिटिव्हली आपण आणल्या, तरी जोपर्यंत लोकसहभाग की लोक आपल्याबरोबर नाहीत, लोकांचा विचार की लोकांमध्ये जागृती झाली नाही, की लोक आपल्याबरोबर आली नाही, किंवा लोकांनी आपल्या योजनेमध्ये सहभागी होऊन त्याप्रमाणे वागले नाहीत, तर आपण केलेल्या प्रयत्नाला यश येणार नाही. त्यामुळे एवढंच सांगेन की आपण प्रत्येक शहरात म्हणजे सर्व सन्माननीय प्रशासक जेवढे आलेले आयुक्त सन्मानित जेवढे आलेले आहेत डिग्निटरीज, हे आपले सन्मानित महापौर, यांना मी एवढंच सांगेन, मी माझं मत एक साधा माणूस म्हणून मी एक सांगेन की मी किंवा आम्ही नाही तर आपण साऱ्यांनी मिळून शहर स्मार्ट करूया. एवढं तूर्त बोलताना थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद मोरे साहेब. आपण ठाणे शहराच्या संदर्भातल्या ज्या काही योजना ज्या काही राबवल्या जातात, किंबहुना त्यामध्ये लोकप्रतिनिधींचा सहभाग हा मोठ्या प्रमाणावर असतो आणि तो जर निश्चितपणे घेतला तरच ज्या काही स्कीम्स असतील त्या सहभागी होण्यामध्ये, आपलं यशस्वी होण्यामध्ये त्याचा मोठा वाटा असतो. आणि आपण दुसरी एक बाब, सध्याचे जे लोकप्रतिनिधी जे पुढे येत आहेत, यामध्ये अनेक लोकप्रतिनिधी हे सुशिक्षित आहेत, उच्च शिक्षित आहेत. त्यामुळे त्यांचा सहभाग हा आणि एक वेगळा दृष्टिकोन घेऊन ते लोक येतात. त्यामुळे निश्चितपणे शहराच्या विकासामध्ये त्यांचं देखील योगदान हे निश्चित असतंच. आपले आयुक्त असतील, CEO असतील किंवा जे कोणी अधिकारी असतील, त्यांनी या सगळ्यांचा सहभाग निश्चितपणे घेतला तर स्मार्ट सिटी ही जी काही प्रोसेस आहे ती यशस्वी करण्यामध्ये आपण सारेजण यशस्वी होऊ शकू. माजी महापौर कल्याण डोंबिवलीचे आमचे श्रीयुत रमेश जाधव, त्यांना विनंती आहे की आपण आपले या संदर्भातले विचार इथे ठेवावेत. आणि या शहराचं 2.5 वर्ष महापौरपद आणि 3 वर्ष उपमहापौरपद सन्माननीय रमेश जाधव यांनी भूषवलेलं आहे. त्यामुळे थोडक्यात आपण या ठिकाणी आपले विचार मांडावे. कालपासून चाललेल्या या स्मार्ट सिटी कॉन्फरन्सला उपस्थित असलेले, ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम होतोय, ते आमचे महापौर श्रीमान राजेंद्र देवळेकर, मान्य आयुक्त श्री रवींद्रन, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले रायपूर शहराचे महापौर, ठाणे शहराचे महापौर, म्हणजे माझे स्थायी समिती सभापती रमेश म्हात्रे, या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले विविध शहराचे महापौर, आयुक्त, विविध प्रकारचे प्रशासनाचे अधिकारी यांचे या ठिकाणी मी स्वागत करतो. या ठिकाणी जेव्हा हे स्मार्ट सिटीचं आयोजन या कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेतर्फे करण्यात आलं, त्यावेळी अनेक नागरिकांना असं वाटत होतं की स्मार्ट सिटी म्हणजे काय. कारण कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत 1995 पासून शिवसेनेची सत्ता या महानगरपालिकेवर आलेली आहे. 1982-83 ही महानगरपालिका स्थापन झाली. 15 वर्ष प्रशासनाचं राज्य होतं आणि 85-95 पासून या शहराचा विकास लोकप्रतिनिधीच्या हातामध्ये जेव्हापासून आला, तेव्हापासून प्रशासन आणि शासनाच्या वतीने या कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचा विकास करण्यास सुरुवात झाली. वास्तविक पाहता गेल्या
या निवडणुकीच्या निमित्ताने शिवसेना पक्ष भाजप हे आम्ही वेगळे वेगळे लढत असताना माननीय मुख्यमंत्र्यांनी या ठिकाणी जवळजवळ कल्याण डोंबिवली शहर पिंजून काढलं. हे करत असताना स्मार्ट सिटी म्हणून कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका स्मार्ट सिटी प्रथम क्रमांकावर येणार म्हणून सांगितलं. नागरिकांनी देखील त्यावर विश्वास ठेवला आणि भरभरून मतं शिवसेना भाजपच्या पारड्यात टाकली आणि निवडणूक होते ना होते, महापौर पदाची निवडणूक होत नाही तोपर्यंत कोणी एका कुठल्या टीमने येऊन या शहराचं संरक्षण केलं आणि त्यांनी सांगितलं कल्याण शहर हे डर्टी शहर म्हणून घोषित करण्यात आले. वास्तविक पाहता ती कमिटी कधी आली, कोणी आणली, काय आणली ही काय माहीत नाही. त्याचे निकष काय होते, त्या डर्टी शहराचे काय त्यांनी बघितलं, कोणाशी चर्चा केली, कुठले नाले बघितले, गटार बघितले, का ज्या योजना महानगरपालिकेने जवळजवळ 95 पासून इथे केल्या ते न बघता मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेवर पाणी फिरण्याचं काम या कुठल्या अधिकाऱ्याने केलं ते मला आजही समजत नाही. कारण 95 पासून महानगरपालिकेच्या माध्यमातून महानगरपालिकेचं तेव्हा आर्थिक बजेट देखील चांगलं होतं. त्या आर्थिक बजेटमधून महानगरपालिकेने काम केलंय. त्यानंतर JNRची स्कीम आली. या स्कीमला देखील या महानगरपालिकेच्या आमच्या सर्व प्रशासनाने, आमच्या महानगरपालिकेला देखील चांगले चांगले आयुक्त या ठिकाणी मिळालेले आहेत. मदान साहेब होते, श्रीकांत सिंग होते, कोकाटे साहेब होते, चंद्रशेखर सुद्धा या महानगरपालिकेला लाभलेले आहे. आणि या आयुक्तांनी, या प्रशासनाने चांगल्या प्रकारचं नियोजन या शहरासाठी केलं होतं. 1995-96 ला या महानगरपालिकेचा डेव्हलपमेंट प्लॅन प्रसिद्ध केला. माजी महापौर आमचे रमेश दळवी बसलेले आहेत. पण बघा या 96चा हा डेव्हलपमेंट प्लॅन आज जवळजवळ 20 वर्षांनी या ठिकाणी सँक्शन त्यांना दिलेलं आहे. म्हणजे प्रशासन आणि शासन किंवा महानगरपालिकेने कितीही चांगलं काम केलं तरी वरच्या स्थितीत जर एखादं प्रशासनाची इच्छा जर नसली तर कुठलंही काम या ठिकाणी होऊ शकत नाही. कारण 20 वर्षातलं जर आम्ही बघितलं तर सर्व आरक्षणं जवळजवळ मला वाटतं 50% वर आरक्षणं अनधिकृत बांधकामांनी त्या ठिकाणी बाधित झालेले आहेत. मग करणार काय? तरी ह्या आरक्षणा व्यतिरिक्त देखील चांगलं काम या महानगरपालिकेच्या माध्यमातून व्हावं या हेतूने चांगलं काम या ठिकाणी केलेलं आहे. आज केंद्र सरकारने आमच्या टायमाला जवळजवळ BSVP योजनेला 600 का 750 कोटी रुपये दिले. अंडरग्राउंड ड्रेनेजसाठी 240 करोड रुपये दिले. पाणीपुरवठा स्कीमसाठी मोहिलीची जी पाणीपुरवठा योजना ही महानगरपालिकेने स्वतःची महानगरपालिकेची योजना सुरू केली. ह्या योजनेसाठी पैसे दिले आणि या माध्यमातून चांगली कामं या शहरासाठी केलेली असताना डर्टी शहर जे केलं ते खरोखर मला आजही त्या कोण अधिकारी त्यांचा सत्कार जवळजवळ हे स्मार्ट सिटी जर आता आपल्या क्रमांकावर त्यांनी दिलं तर निश्चित त्यांचा सत्कार आपण त्या डर्टी शहर ज्यांनी आपल्याला घोषित केलं त्यांचा सत्कार आम्ही त्या ठिकाणी करणार आहोत. कारण जेवढी आज आता वाराणसीचे जे महापौर होते त्यांनी आपल्या शहराबद्दल सांगितलं. मला वाटतं त्यांचा काय क्रम त्या वाराणसीच्या डर्टी शहरमधून लागला म्हणजे स्मार्ट सिटीमधून लागला नाही. माझं बाजूचं आमचं भिवंडी शहर बघा, उल्हासनगर शहर बघा, अहो 100 पटीने हे शहर कल्याण डोंबिवली शहर खरोखर चांगलं आहे. आणि जे अधिकारी येतात जे असतात ते खरोखर या ठिकाणी प्रशासन देखील आज मनापासून या ठिकाणी काम करतात. कुठल्या एखाद्या विषयावर एखाद्या प्रकरणावरून वादविवाद होतात परंतु कल्याण डोंबिवली शहरात एक लोकप्रतिनिधी देखील प्रशासनाच्या बाजूने प्रशासनाने जे काम केलं त्याला नेहमी साथ देण्याचा त्यांनी धन्यता मानली आणि म्हणूनच
एक चांगलं शहर म्हणून या ठिकाणी ते नावारूपाला आलेलं आहे. आज स्मार्ट सिटीच्या रूपाने जरी काल मुख्यमंत्र्यांनी कुठल्याही प्रकारची देण्याची कुठलीही घोषणा नसेल केली, परंतु भविष्यात त्यांनी सांगितलेलं आहे महापौरच्या कार्यात काल का तुम्ही एक योजना घेऊन या, मी त्यांना मंजुरी देतो. आणि खरोखर महापौर तुम्ही जाऊन एक योजना त्यांच्याकडे द्या की जेणेकरून या शहराचा विकास तुमच्या काळात निश्चित होईल. रवींद्रनाथ साहेबांसारखे आयुक्त देखील यांना लाभले, त्यांची टीम खरोखर आज हे स्मार्ट सिटी आयोजन करण्याचं काम आयुक्तांनी एकदम चांगल्या प्रकारे केलं. कारण सगळे अधिकारी आज कुठलाही खाडा न करता या ठिकाणी उपस्थित आहेत 2 दिवसापासून. आज हे चांगलं काम या ठिकाणी आपण केलं, त्याबद्दल खरोखर रवींद्र साहेबांना या निमित्ताने धन्यवाद देतो आणि मी माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद जाधव साहेब, आपण आपले विचार या ठिकाणी व्यक्त केलेत. यानंतर श्रीयुत रमेशजी म्हात्रे, स्थायी समितीचे माजी सभापती, यांनी थोडक्यात पॉलिटिकल रोल या विषयामध्ये निश्चितपणे आपले विचार ठेवावे. आज 2 दिवस या ठिकाणी स्मार्ट सिटीबद्दल शिखर परिषद आमच्या कल्याण डोंबिवलीमध्ये होत आहे आणि त्यानिमित्तानं रायपूरचे मेयर दुबेजी, आमचे ठाण्याचे संजयजी मोरे, आमचे लाडके महापौर राजनजी देवलेकर आणि आमचे आयुक्त यांना मी त्रिवार धन्यवाद देतो की त्यांनी 2 दिवस या कार्यक्रमाची आखणी या ठिकाणी केली. मी बोलणार नव्हतो, प्रोटोकॉल चुकलेला आहे, परंतु या ठिकाणी कोणी पॉईंट ऑफ ऑर्डर आज घेणार नाही म्हणून बोलतो. कारण महासभेमध्ये बोलताना काही गोष्टी 2 मिनिटामध्ये पॉईंट ऑफ ऑर्डर येते आणि आपल्याला ब्रेक लागतो. तर आज आपण स्मार्ट सिटीबद्दल या ठिकाणी विचार करत आहोत आणि त्यामध्ये राजकीय सहभाग काय असेल. तर या ठिकाणी बरेचसे सर्व प्रशासकीय अधिकारी, जयपूरचे कमिशनर या ठिकाणी आलेले आहेत. राजकीय लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय कमिशनरसह सर्व अधिकारी, जसे रमेश जाधव आमचे माजी महापौर यांनी सांगितल्याप्रमाणे यांचा सहभाग एकमताने होत असेल तर कोणती योजना न आणता सुद्धा आपली सिटी स्मार्ट आपण करू शकतो. आज साधी गोष्ट घ्या, आमचं कल्याण डोंबिवली शहर सुद्धा एक मिनी किंवा सेमी स्मार्ट सिटीच आहे. परंतु आज एक फॅशन आलेली आहे का आपण झोपडपट्टीमध्ये राहिलो तरी चालेल, परंतु गाडी पाहिजे 4 व्हीलर. आणि आपण लोकांची घरं तोडतो, बंगले तोडतो, दुकानं तोडतो, शॉप तोडतो, गॅरेज तोडतो, कंपाऊंड तोडतो आणि आपण रस्ते रुंद करतो. रस्ते रुंद झाल्यानंतर त्या ठिकाणी लगेच हातगाड्या येतात आणि हातगाड्या हटवता हटवता आयुक्तांनी खूप प्रयत्न केले, परंतु त्या हातगाड्या कमीच होत नाहीत. त्याशिवाय महिनोन धूळ खात पडलेल्या 4 व्हीलर रस्त्यावर असतात. ह्याचा आपण कधी विचारच केला नाही. त्याच्यामुळे सुद्धा अडचण निर्माण होते. जुन्या बंद पडलेल्या गाड्या, ह्याचा पण आधी कधी विचार केलेला आहे का? ह्या गोष्टीचं सुद्धा स्मार्ट, नाही तर आपण सुंदर रस्ते बनवायचे आणि पुन्हा ते रस्ते बंद पडलेल्या गाड्याने भरलेले दिसायला चांगलं नाही. पण ते स्मार्ट पण आला कुठे तिथे स्मार्टपणा येतच नाही. राहिला कचऱ्याचा विषय, जोपर्यंत कचऱ्याची विल्हेवाट आपण योग्य तऱ्हेने लावत नाही तोपर्यंत जी बोंबाबोंब होते. आज कल्याण डोंबिवली शहर मी बोलत नाही, परंतु जी नामुष्की आम्हाला सहन करावी लागली ती न येणे यासाठी आपण काय करायला पाहिजे. एवढ्या वर्षात आपण काय केलं? आमचे विरोधी पक्षनेते माजी मंदार आलबे या ठिकाणी बसलेले आहेत. मागच्या वेळेला मी काही थोड्या अवधीसाठी स्टँडिंग कमिटी चेअरमनपदी बसलेला असताना त्याने एक चांगली योजना आणली होती. कचरा संपूर्ण डिस्पोजल होऊन त्यातून निघणारे काही इंधन जो रियूज आपण करू शकत होतो, ही योजना या ठिकाणी आलेली होती, परंतु ती का पुढे सरकली नाही ते आजही गुलदस्तच आहे. त्याचं कारण समजलेलं नाही. ती जर योजना आली असती तरी सुद्धा आज आपण जे आपल्यावर हायकोर्टाची बंदीची नामुष्की ओढवलेली आहे ती आलेली नसती. मी जयपूरच्या कमिशनर साहेबांचं नक्कीच अभिनंदन करेन. सर, मैं जयपुर में
मार्च महीने में 4 बार आया लगातार, 1 बार शादी में आया और 3 बार मूर्ति के लिए, मूर्ति बनाने के दिया के लिए, मूर्ति का देखने के लिए आया था मॉडल। उस एयरपोर्ट से उतरने के बाद जो आपका जब कारखाने है उधर मूर्ति बनती है, वहां तक जाने के लिए ऐसा लग रहा था कि ऐसा हमारा सिटी होना मांगता है कल्याण डोंबिवली। किधर भी हाथ गाड़ी नहीं, ना टपरी है, ना कूड़ा कचरा है, ना कचरा कुंडी है। लेकिन हम लोग भी अगर ये सोचेंगे, करने का निश्चय करेंगे, तो एक दिन ऐसा सिटी हम बना के ही रखेंगे। और ये हमारे पक्ष प्रमुख, आपले पक्ष प्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी 2005 सालामध्येच घोषित केलं होतं की स्वच्छ मुंबई आणि सुरक्षित मुंबई। हे जर सर्वांनी मनावर घेतलं तर हे नक्कीच होऊ शकतं। परंतु तुका म्हणे तेथे पाहिजे जातीचे, त्या ठिकाणी मेयर सुद्धा त्याच धमकीचे पाहिजेत आणि आयुक्त सुद्धा त्याच धमकीचे पाहिजेत। आज सुदैवाने आम्हाला दोन्ही तसेच लाभलेले आहेत आणि त्याचा पुरेपूर फायदा जर आम्ही नाही घेतला तर आमच्यासारखे दुर्दैवी कुणीच नाही। आज रमेश जाधव यांनी सांगितलं 1996 साली विकास आराखडा मंजूर झाला। सर, मी आपल्याला एक निवेदन सादर केलेलं आहे। आज कोपरगाव, त्या कोपरगावाला 2 रेल्वे स्टेशन लाभलेले आहेत। कोपर, एक दिवावसई रेल्वेला आणि एक सेंट्रल रेल्वेला, अगदी वॉकिंग डिस्टन्स 1 मिनिट स्टेशनला माणूस जातो। परंतु आज सर्वांना माहिती असेल सावळाराम महाराज क्रीडा संकुल, जे आपण ज्यांच्या नावाने आपण बनवले डोंबिवली ईस्टमध्ये, ते सावळाराम महाराज आमच्या कोपरगावचे। म्हणजे मी आज जिथे निवडून आलो 65 नंबर कोपरगाव, 1962 ते 67 पर्यंत ते सरपंच होते आमच्या गावचे। त्यावेळेला जे रस्ते बनलेले आहेत 8 फुटाचे, 7 फुटाचे, कुठे 10 फुटाचे, तेच रस्ते आजही आपल्या महानगरपालिकेमध्ये आहेत। मग ते का रुंदीकरण त्यांचं झालं नाही? भले त्यातल्या नगरसेवकांनी कधी नाही विचार केला। मी आयुक्त साहेब तुमचे पुन्हा एकदा अभिनंदन करेन, त्याने विचार केला असेल त्यावेळेला, कारण ही काही लोकांची घरं तुटली तर आपल्या मतांवर परिणाम होईल आणि पुन्हा आम्ही निवडून येणार नाही। आणि जर तोच विचार मी सुद्धा केला तर जसे ते 4 घरातले लोक आहेत त्यांना जर आपण कुठेतरी व्यवस्थित त्यांचं नियोजन केलं, त्यांना आधार दिला, त्यांना ज्यांची जमीन जाईल त्यांचा मोबदला आपण देऊ शकण्याचा विचार जरी आपण केला तरी तो रस्ता होऊ शकतो। आणि एकदा नाही 4दा जरी मी हार झाली तरी चालेल, परंतु मला तो रस्ता झालाच पाहिजे असा मी विचार केलेला आहे। तसाच विचार सर्वांनी जर केला तर स्मार्ट सिटी व्हायला काही अडचण नाही आणि तो रस्ता झाला पाहिजे। मी इथेच मागणी करतो, म्हणून सांगितलं कोणी पॉइंट ऑफ ऑर्डर घेणार नाही। त्याशिवाय आज मी काल परवाच आलो, महाराष्ट्रात काही ठिकाणी दुष्काळ पडलेला आहे, सुखापड आहे, महाराष्ट्र विदर्भ, मी मराठवाड्यामध्ये जाऊन आलो। मराठवाड्यामध्ये जाऊन आल्यानंतर त्या ठिकाणी दुष्काळ 4-6 वर्ष झाली दुष्काळ आहे, कारण पाऊस पडला नाही। परंतु त्या ठिकाणी मी फिरत असताना 2 जिल्हे मी फिरलो, उस्मानाबाद आणि बीड जिल्हा, काही मदत घेऊन गेलो होतो। त्या ठिकाणी चांगली कामं झाली आहेत, गव्हर्नमेंटने चांगली कामं केलेली आहेत, पुष्कळ तलाव, डॅम, बंधारे सर्व बांधलेले आहेत, परंतु 6 वर्ष पाणीच पडलं नाही तर ते साठवणार कसे? तशा प्रकारची कामं आपल्याकडे व्हायला पाहिजेत। महापौर साहेब, शाही धरणाचा अट्टा आपण धरला होता, शाही धरण बांधावं, त्यावेळेला 362 कोटी त्या शाही धरणाचे खर्च येत होता। तो जर झाला असता तर संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यातील लोक बंगले सुद्धा त्या पाण्याने धुवू शकत होते, परंतु का नाही झालं माहिती नाही, आजही ते झालं नाही। तो जर शाही धरण झाला असता तर आज आपल्याला पाणी समस्येला सामोरं जावं लागलं नसतं। म्हणून जर स्मार्ट सिटी तुम्ही कराल, रस्ते कराल, बिल्डिंग बांधाल, सोसायट्या कराल, कॉम्प्लेक्स बनवाल, पण पाणी जे पडणारा प्रत्येक थेंब साठवायची सुद्धा नियोजन या ठिकाणी झालं पाहिजे आणि ते करण्याचा आपण सर्वांनी मानस धरूया, निग्रह करूया, एवढीच सर्वांना विनंती करतो आणि थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद रमेशजी। सर्व वक्त्यांनी आपले विषय या ठिकाणी ठेवलेत, परंतु पॉलिटिकल विल यामध्ये जी महत्त्वाची आहे, मी काय फार बोलणार नाही,
परंतु काल माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जे आपल्या भाषणात सांगितलं की इन्क्लुझिव्हनेस हा या स्कीमसाठी पाहिजे. इन्क्लुझिव्हनेस म्हणजेच लोकांचा सहभाग, आणि लोकांचा सहभाग हा जर वाढवायचा असेल तर त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती ही अतिशय असणं गरजेचं आहे. मग शहराचं नियोजन करताना जशी राजकीय इन्व्हॉल्वमेंट पाहिजे तशीच त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करताना जसं गल्ली आहे, गाव आहे, मोहल्ला आहे, वस्ती आहे, त्या ठिकाणी राजकीय लोकांनी, नगरसेवक असतील, विविध राजकीय पक्षांचे ब्लॉक अध्यक्ष असतील, या सगळ्यांनी जर ठरवलं, कारण शेवटी हे सवयी, लोकांच्या सवयी बदलण्याचं काम आपल्याला याच्यातून करायचं आहे, तरच आपण याच्यामध्ये स्मार्ट बनू शकतो. त्यामुळे इन्क्लुझिव्हनेससाठी, लोकांच्या सहभागासाठी राजकीय इच्छाशक्ती ही अतिशय महत्त्वाची आहे. आणि ती जर झाली तर निश्चितपणे म्हणजे समोर आणलेल्या प्रत्येक प्लॅनवर विचार झाला, त्याचं इम्प्लिमेंटेशन झालं, राजकीय लोकांनी जर त्याचं हे करायचंच असं जर ठरवलं तरच निश्चितपणे स्मार्ट सिटी ही प्रत्यक्षात येऊ शकते, असं काल स्वतः आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं. ते आज सगळ्या वर्तमानपत्रामध्ये आलेलं आहे. त्यामुळे आमची लोकांची, म्हणजे आम्ही महापौर म्हणून लोकांचं प्रतिनिधित्व करतो, त्यामुळे आमची इच्छाशक्ती ही यामध्ये महत्त्वाची आहे. तर ती आमची निश्चितपणे राहणारच आहे. या परिषदेचं आयोजन करण्याचं निमित्तच ते होतं. आणि स्मार्ट सिटीचं डिक्लेरेशन झालेलं आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या वतीने. शेवटी ते एक पॉलिटिकल लीडर आहेत आणि त्यामुळे त्यांची इच्छाशक्ती याच्यामध्ये महत्त्वाची आहे, म्हणून देश अख्खा कामाला लागलेला आहे. त्यामुळे आता राजकीय इच्छाशक्ती ही पॉझिटिव्हच याच्यामध्ये राहणार आहे. आजच्या या चर्चेबद्दल सगळ्यांचे आभार. पुढील सूत्र आपण कुलकर्णी घ्या. धन्यवाद. हे मेयर्स कॉन्क्लेव्ह आहे, सगळे राजकीय नेते व्यासपीठावर आहेत. मी आपल्या या परिषदेला आवर्जून सातत्यानं उपस्थित राहिलेले मनसेचे गटनेते मंदार हाळबेजींना व्यासपीठावर निमंत्रित करतो. आणि आपले माजी सभापती, स्थायी समिती सभापती प्रकाश पेनकरजी आहेत, त्यांनी व्यासपीठावर यावं. रमेश म्हात्रे. रमेश म्हात्रेजी टाळ्यांच्या गडगडाटात त्यांचं स्वागत करावं. मंदार हाळबेजींनी तर चांगलं प्रेझेंटेशन केलं आपल्या विकास आराखड्याबद्दल. मोमेंटो. Now can we put one more chair? I also request respected Municipal Commissioner Shri Ramendran, Commissioner KDMC, to join us on stage. Round of applause for Commissioner sir. We are concluding this summit with this, and I request Honorable Mayor KDMC Shri Rajendra Devlikar to kindly present mementos to our guest of honors for this concludatory session. Our guest from Raipur, श्री प्रमोद दुबे जी, मेयर ऑफ रायपुर. तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए. और ये शायद इस समिट के सबसे बेहतरीन वक्ता मेयर साहब रहे हैं और इनका बहुत बहुत आभार. श्री संजय मोरे, मेयर ऑफ थाने. श्री रमेश म्हात्रे, एक्स चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी KDMC. कौन है सबका नाम बोलो. श्री मंदार हाळबे, गटनेता मनसे. मंदार हाळबेच्या बद्दल जोरात टाळ्या. त्यांनी चांगलं प्रेझेंटेशन सादर केलं त्याबद्दल. श्री प्रकाश पेनकरजी. हां, रमेश जाधवजी, माजी महापौर, सध्याचे शिवसेना पक्षाचे गटनेता. अभी मेयर को देना है. एक बार कमिश्नर सर 2 मिनट और फिर मेयर साहब कंक्लूजन. I'll request Commissioner sir to thank and then to Mayor sir also to present a memento to Mayor sir also.
KDMC Mayor, Honorable Mayor KDMC Shri Rajendra Devlekar. And now I request Shri E. Ravindran to thank everybody and also then welcome Honorable Mayor to conclude, giving conclusion remarks. Honorable Mayor, Kalyan Dombivli Municipal Corporation, and Honorable Mayor Raipur, and all other dignitaries on the dais, all participants and all speakers, all staff from KDMC, and all team, the entire team from Elites, and also Mr. Ravi Gupta, CEO Elites. And I must thank Rajasthan government, which have sent 5 officers team, and that's it's very grateful and very honored to us. Actually, I must appreciate the importance of the Rajasthan government took this summit, and especially thanks to Rajasthan government also. And I thanks all the participants and dignitaries who are present for last 2 days sessions. Now I request Honorable Mayor to give the closing remarks. Thank you. या 2 दिवसीय स्मार्ट सिटी परिषदेच्या आयोजनाच्या निमित्ताने कल्याण डोंबिवली शहरात राज्याच्या देशाच्या वेगवेगळ्या भागातून आलेले सगळे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी वर्ग, खास करून राजस्थानमधून जास्ती संख्येने आलेले आमचे आयुक्त महोदय, तिथले नियोजन प्राधिकरणाचे प्रमुख, वेगवेगळ्या शहरातून आलेले महापौर माननीय दुबेजी आहेत, वाराणसीचे महापौर आले होते, ठाण्याचे महापौर संजय मोरे, काल काही महापौर आले होते या ठिकाणी. या परिषदेच्या निमित्ताने स्मार्ट सिटीच्या वेगवेगळ्या ॲस्पेक्ट्सवर त्याचं नियोजन आहे, प्लॅनिंग आहे, फंडिंग आहे, त्याचं प्रत्यक्ष इम्प्लिमेंटेशन कसं करावं याच्यावर वेगवेगळ्या विषयात चर्चासत्र झालं. खास करून पोलीस कमिशनरेटने त्यांचे DCP श्री शिंदे, उपायुक्त रश्मी करंदीकर, बिर्ला महाविद्यालयाचे आमचे प्राचार्य डॉक्टर नरेशचंद्र, वेगवेगळ्या सत्राचे जे प्रमुख आहेत, पार्टिसिपंट आहेत, या सगळ्यांनी अतिशय चांगले विचार या निमित्ताने ठेवले. त्याकरता सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो, सगळ्यांना धन्यवाद देतो. आणि ही परिषद यशस्वी व्हावी म्हणून कल्याण डोंबिवलीचे आमचे सर्व अधिकारी वर्ग, प्रमोद कुलकर्णी सिटी इंजिनियर आहेत, त्यांची सर्व टीम, आमचे आयुक्त ई रवींद्रन साहेब यांनी पुढाकार घेऊन ही परिषदेचं आयोजन केलं. आणि जे आम्हाला अपेक्षित आहे नागरिकांना, कारण नागरिकांना खऱ्या अर्थाने शहरामध्ये बदलाव हा आम्हाला अपेक्षित आहे, तो स्मार्ट सिटीच्या निमित्ताने होईल, तो आणखीन कुठल्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या निमित्ताने होईल, परिवर्तनाच्या निमित्ताने होईल, परंतु तो बदलाव आपल्याला अपेक्षित आहे आणि त्याकरता लोक अतिशय उत्सुक आहेत. आणि म्हणून आयुक्त महोदय, तुम्ही शेवटी या निमित्ताने वातावरण झालं शहरामध्ये, वेगवेगळे लोक जेव्हा आली तेव्हा, आणि या वातावरणाचा निश्चितपणे उपयोग लोकांच्या सवयी बदलण्यात, लोकांचं पार्टिसिपेशन वाढवण्यात होईल. आणि म्हणूनच कल्याण डोंबिवली शहराचे सर्व लोकप्रतिनिधी, सर्व पक्षाचे, मंदार हाळवे आमचे आहेत, प्रकाश पेंडकर आहेत, रमेश जाधव, रमेश म्हात्रे, काल सगळी मंडळी होती, विरोधी पक्षनेते प्रकाश भोईर, उपमहापौर, या सगळ्या मंडळीने हा निश्चय स्मार्ट सिटीचा आपला केलेलाच आहे. आणि आपल्या पुढच्या टप्प्यामध्ये आपलं चयन, आपला प्लॅन कसा मंजूर होईल आणि आपल्याला निधी किती मिळेल, काय मिळेल, ही उत्सुकता आम्हाला कमी आहे, परंतु आपलं निवड झाल्यानंतर जे वातावरण शहरात होईल ते अतिशय महत्त्वाचं आहे. आपण स्वच्छता म्हणजे परिवर्तन अभियानाच्या निमित्ताने आपण सगळ्यांनी चांगलं स्पीडमध्ये काम करण्याची सवय, नियोजन हे याच्या पुढे करतच आहोत. आपल्याला खऱ्या अर्थाने जर पुढे जायचं असेल तर माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी जे सांगितलं, पालकमंत्री महोदय, गृहनिर्माण मंत्री, या सगळ्यांनी जे सांगितलं त्याचा पूर्णपणे अंमलबजावणी त्याची आपल्याला करावी लागेल. मोठी जबाबदारी, आता परिषद तर पार पडते, पण या निमित्ताने मोठी जबाबदारी आपल्यावर येऊन पडलेली आहे. तर मी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या सर्व लोकप्रतिनिधींच्या वतीने नागरिकांना खास विश्वास देतो की ही स्मार्ट सिटी करण्यामध्ये आम्ही कुठे मागे पडणार नाही. या आमच्या शहराच्या
विकासासाठी ज्यांचं ज्यांचं योगदान त्यांच्या विचारसत्राच्या निमित्ताने राहिलं त्या सर्व देशातल्या राज्यातल्या ऑफिसर्सचं मी मनपूर्वक अभिनंदन आणि आभार या निमित्ताने करतो. आणि पुन्हा एकदा एलेट्स या संस्थेने या कामी सर्व लोकांना बोलवण्यात पुढाकार घेतला आणि महाराष्ट्रातली सगळ्यात मोठी आणि सगळ्यात पहिली स्मार्ट सिटी परिषद ही कल्याण डोंबिवलीला आयोजित करण्याचा बहुमान आम्हाला मिळाला. याबद्दल एलिट्स या संस्थेचे मनपूर्वक त्यांचे CEO श्रीयुत गुप्ता, आमचा कार्तिक आहे, त्याची सगळी टीम आहे, या सगळ्यांचे मनपूर्वक खास करून आभार व्यक्त करतो. आणि आजच्या या सत्राच्या निमित्ताने हे सत्र या ठिकाणी संपलं आणि या सत्राच्या बरोबरच आपली परिषद पण आज तिथे त्याचा देखील समारोप या निमित्ताने आपण इथे करतोय. पुन्हा एक बार KDMC लोकप्रतिनिधींच्या वतीने मान्य आयुक्त महोदय, त्यांचं सर्व स्टाफ, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, सिटी इंजिनियर, सर्व कार्यकारी अभियंता, ट्रान्सपोर्ट मॅनेजर, टाउन प्लॅनिंगचे अधिकारी, स्वच्छतेवाले अधिकारी, या सगळ्यांचे मन खास करून धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Just a minute, sir. 1 minute. I'll request Honorable Mayor to give a memento to Dr. Ravi Gupta, as requested by. So. And I request Dr. Ravi Gupta to give a thank in 2 minutes because people are waiting for lunch. So in just 2 minutes, give a vote of thanks. एक ग्रुप फोटो भी कर लीजिए ना. It's first time that Dr. Gupta is getting a memento because he generally is at the other side and giving mementos to speakers in our session. Commissioner साहब को एक बार I request no. आपको मोमेंटो देके यहाँ पे उनका हम अभिनंदन करेंगे. कौतुक. Very great efforts by Commissioner Saab to put up this show. He personally got involved and made this show a success. हाँ, बुके भी एक बार कमिश्नर साहब को, मेयर साहब और कमिश्नर साहब ने मिलके और इसको किया. और हम कुलकर्णी सर का भी बहुत आभार प्रकट करते हैं, प्रमोद कुलकर्णी जी का, कि उन्होंने भी मेयर साहब और कमिश्नर साहब के आदेशानुसार गाइडलाइंस पे काफ़ी हमारा इसमें सहयोग किया और पर्सनली आके इस समिट को किया. एक कुलकर्णी सर और पूरी KDMC टीम ने हमारा बहुत सहयोग किया. जॉइंट म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब, एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब, सभी ने इसमें हमें बहुत सहयोग दिया. हम जहाँ बैठते थे, द ई-टेंडरिंग ऑफिस, वहाँ भी हमें काफ़ी उन लोगों ने भी सपोर्ट किया. राजेश जी और मीनल मैडम जो ई-टेंडरिंग ऑफिस में थे, उन्होंने हमें काफ़ी चीज़ों में सहयोग किया. तो KDMC डिपार्टमेंट, पूरी कॉरपोरेशन के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए प्लीज़. कैफो सर ने हमें काफ़ी इसमें सपोर्ट किया, तो एक बार तालियों के साथ. गुप्ता जी को एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद. हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं टू कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर मेकिंग दिस इवेंट हैपन. एंड विथ दिस वी आर इनवाइटिंग ऑल ऑफ यू फॉर लंच डाउन स्टेयर्स. थैंक यू सो मच.